Hi students, I hope you all are doing great and I welcome you to our lecture series on Bharatiya Sakshi Adhiniyam. And today is our lecture number 7. So before moving to the class, just an update that if you want any update regarding the subjects we are running and when it is being uploaded, you can directly scan this code and join our Telegram channel. Alright, so that you keep getting all the updates therein and you can enjoy the access of our lecture series. Alright, so yesterday we started the part 2 which is relevancy of facts and उसमें भी हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स का, जिसमें हमने सेक्शन 4 को बहुत डिटेल में पढ़ा था विच इज़ रिगार्डिंग द रेस्ट जेस्टे पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन. हमने ब्योर एक्ट से भी पढ़ लिया था, इलस्ट्रेशंस एंड कुछ केस लॉज भी देखे थे. आज के लेक्चर में हमारा क्या सीन है, हम लोग करेंगे क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स का ही अगला पार्ट, यानी कि हम लोग सेक्शन 5 ऑनवर्ड्स आज बात करेंगे. जैसा मैंने आपको बताया था सेक्शन 4 से 50 तक पूरा हमारा पार्ट 2 चलेगा रेलेवेंट फैक्ट्स के ऊपर. तो हमने सेक्शन 4 कर लिया था. अब हम आज सेक्शन 5 देखेंगे कि क्या बोलता है, और इसमें भी रेलेवेंट फैक्ट्स की बात है बट हर सेक्शन के साथ रेलेवेंट फैक्ट्स की बातें बदल जाएंगी. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग डायरेक्टली सेक्शन 5 के ऊपर चलते हैं. पहले एक बार रीडिंग लेते हैं एंड देन हम लोग बोर्ड में समझेंगे. सेक्शन 5 क्या बोलता है? फैक्ट्स विच आर ओकेजन, कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट्स एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट्स. ये बोलता है कि फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, चाहे इमीडिएट हो या फिर इमीडिएट ना हो अदरवाइज, of relevant facts or facts and issue, or which constitute the state of things under which they happened or which afforded an opportunity for their occurrence or transaction are relevant. तो देखा जाए तो ये 5 चीज़ों की बात करता है. अभी हम लोग एक एक करके सब डिटेल में पढ़ेंगे. अभी जस्ट एक जिस्ट लो कि सेक्शन 5 बात करता है 5 चीज़ों के बारे में, 5 रेलिवेंट फैक्ट्स के बारे में, कि अगर ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, फिर हमने देखा स्टेट ऑफ थिंग्स एंड द 5th वन इज़ अपॉर्चुनिटी. सो ये 5 रेलिवेंट फैक्ट्स की बात करता है. ठीक है, कि अगर ये 5 चीज़ें लिंक्ड हैं या तो हमारे फैक्ट एंड इशू से या फिर रेलिवेंट फैक्ट से, तो ये ऑटोमेटिकली रेलिवेंट फैक्ट ही कंसीडर होंगी और कोर्ट ऑफ लॉ में अलाउ की जाएंगी. ठीक है, अभी के लिए इतना समझो. अब हम एक यहाँ पे एक जिस्ट ले लो कि रेलिवेंट फैक्ट्स जब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 5 के अंडर, तो हम 5 चीज़ें पढ़ेंगे: कॉज, इफेक्ट, स्टेट ऑफ थिंग्स, ओकेजन एंड अपॉर्चुनिटी. ठीक है, सो बिफोर मूविंग फर्दर हम लोग एक बार एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ. एक एग्जाम्पल लो. एक केस चल रहा है स्टेट वर्सेस ए है हमारा एक्यूज पर्सन. अगर आप लोगों ने रिसेंटली क्रिमिनल जस्टिस का न्यू पार्ट देखा हो, न्यू सीज़न देखा हो, तो उसमें अगर आपने देखा हो तो आपको याद होगा कि एक मर्डर सीन की बात की गई है. ये है, और नहीं भी देखा तो भी कोई बात नहीं, मैं वही एग्जाम्पल ले रही हूँ ताकि आपको एक अच्छी ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग बने, और जिसने देखा है उसको ज़्यादा रिलेट होगा. तो हम लोग उन पार्टीज़ के नाम की जगह ए बी करते हैं कि एक ए है, एक है बी. ए ने क्या किया? ए ने बी का मर्डर कर दिया. ठीक है, जिस वेपन से मर्डर किया, ठीक है, जिस वेपन से मर्डर किया वो यहाँ पड़ा हुआ मिला. ठीक है, ये है हमारा मर्डर वेपन. ठीक है, तो ए ने बी का मर्डर कर दिया. ऑल राइट, अब क्या होता है जिसकी वजह से बी की हो गई डेथ. ही इज़ नो लॉन्गर अलाइव, ये मर चुके हैं. और अब क्या होता है, ये जो हमारा पूरा सिनेरियो है, ये जो पूरी चीज़ है, इसको हम बोलते हैं क्राइम सीन. ये है क्राइम सीन. ठीक है, ये क्राइम कमिट हुआ. इन्वेस्टिगेशन के लिए पहले पुलिस आती है क्राइम सीन को इंस्पेक्ट करने. ठीक है, फिर फॉरेंसिक वालों को बुलाया जाता है और ऐसे हमारा प्रोसेस चलता है. तो होता क्या है, ये क्राइम सीन पे जब पहुंचती है पुलिस, तो वो क्या क्या चीज़ें देखती है. पहली चीज़ देखती है कि ये साइड में पड़ा हुआ एक मर्डर वेपन मिला है, एक मर्डर वेपन मिला है. ठीक है, अभी इसके लिए ध्यान से समझते जाओ जो मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ. एक मिला है हमें मर्डर वेपन. ठीक है,
फिर यहाँ पे कुछ ब्लड स्टेन्स मिले हैं, बी मर गया है ना, तो उसकी बॉडी से खून, जो जिस वजह से मारा उससे जो बॉडी से खून वगैरह निकला, तो यहाँ पे उसके निशान मिले हैं, ब्लड स्टेन्स मिले हैं। ठीक है, ये हो गया ब्लड स्टेन्स। दिस इज़ मर्डर वेपन। ये दो चीज़ें डिस्कवर हुई और बस इतना ही मान के चलते हैं, यही एग्जाम्पल बहुत है। तो ये है हमारा क्राइम सीन और पुलिस को एक मर्डर वेपन मिला वहाँ से और एक और ब्लड स्टेन्स मिले बी की बॉडी से। और ठीक है, बस इतना मान के चलो। अब क्या होता है, अब इसी एग्जाम्पल के थ्रू में जो हमने 5 बातें की हैं, कॉज, इफेक्ट, स्टेट ऑफ थिंग्स, ओकेजन, अपॉर्चुनिटी, ये सब कुछ आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि ये सब क्या बातें हैं। तो कहना ये चाह रहे हैं कि अब ये वाला जो केस है इसमें फैक्ट एंड इशू क्या बनेगा। अब तक तो आपको अच्छे से आ गया होगा फैक्ट एंड इशू बनाना, कि वेदर ए किल्ड या मर्डर्ड बी और नॉट। तो ये है हमारा फैक्ट एंड इशू कि क्या ए ने बी का मर्डर किया। दिस इज़ आवर फैक्ट एंड इशू, सिंपल। अब इसके ऊपर ही सारी की सारी स्टोरी चलेगी। अब हम पहले देखेंगे कि जिस वेपन से, जिस मर्डर वेपन से मारा गया बी को, तो ये क्या दर्शाता है, ये कॉज बता रहा है ना। कॉज ऑफ व्हाट, कॉज ऑफ बीज डेथ। एक एक करके चलते हैं। पहली चीज़ हमें कॉज मिल गई कि ये जो मर्डर वेपन है ये क्या शो कर रहा है। ये जो हमें मर्डर वेपन डिस्कवर हुआ है क्राइम सीन से, ये हमें बताना चाह रहा है कि दिस इज़ द रीज़न, दिस इज़ द कॉज ऑफ बीज डेथ, कि इसी मर्डर वेपन की वजह से, इसी मर्डर वेपन का यूज़ करके ए ने बी का मर्डर किया, कत्ल किया। तो ये हमें कॉज बता रहा है और ये कॉज फैक्ट एंड इशू से लिंक्ड है, तो ये ऑटोमेटिकली रेलिवेंट हो जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर है, कॉज समझ आया आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू। अब मान के चलो जो हमने ये ब्लड स्टेन्स देखे हैं, इस ब्लड स्टेन्स को हम बोलेंगे कि इट इज़ द इफ़ेक्ट। कैसे इफ़ेक्ट है कि इफ़ेक्ट होता है रिज़ल्ट, एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, मरने के बाद, बी के मरने के बाद उसकी डेड बॉडी से या उसकी बॉडी से जो ये खून निकला है, खून खून हो गया है, तो ये क्या दिखा रहा है हमें, ये एक आफ्टर इफ़ेक्ट दिखा रहा है कि क्राइम होने के बाद की चीज़ दिखा रहा है, राइट। ये एक आफ्टर इफ़ेक्ट दिखा रहा है। तो दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ डेथ ऑफ बी। तो ये हमारा ये भी डायरेक्टली लिंक है। खून तो तभी आया ना जब कोई मरा होगा, ऐसे क्यों उस सीन पे खून मिलेगा। तो ये हमें कनेक्ट कर रहा है ना, कि डॉट्स कनेक्ट कर रहा है ना, कि एक दिखा रहा है कि इस सीन पे हमें खून खून कपड़े मिले हैं या फिर फर्श पे सारा खून खून मिला है। तो दिस इज़ शोइंग द इफ़ेक्ट। कॉज क्लियर हुआ, इफ़ेक्ट क्लियर हुआ इस एग्जाम्पल के थ्रू। अब चलते हैं तीसरी चीज़ की तरफ। स्टेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, ये सुन के अजीब लग रहा होगा बट इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। स्टेट ऑफ थिंग्स का मतलब ये है कि ये जो क्राइम सीन है ना, ये एज इट इज़ मतलब स्टेट ऑफ थिंग्स होता है वैसे का वैसा, एज इट इज़ क्राइम सीन। कि मान लो जैसे ये हमारा क्राइम सीन था, अभी जो हमने जैसे एग्जाम्पल लिया, जब पुलिस पहली बार स्पॉट पे पहुंचती है ना, क्राइम स्पॉट पे, ठीक है, जब पुलिस पहली बार क्राइम स्पॉट पे पहुंचती है तो बिल्कुल पहली बार में जो वो देखती है ना चीज़ें एज इट इज़, कि अच्छा मर्डर हुआ पड़ा है, अब ज़रूरी तो है नहीं कि कातिल भी वहीं मिलेगा, राइट, वो तो भाग जाता है मर्डर करके। तो पुलिस के पहुंचने के बाद जो वो क्राइम सीन पे देखती है कि यहाँ पे उसको जो दूर दूर से, मैं ये नहीं कह रही प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके, जो होता है ना फर्स्ट इंस्टेंस में जो दिखता है कि यहाँ पे मर्डर वेपन पड़ा मिला है, यहाँ खून के निशान मिले हैं, यहाँ पे ये चीज़ मिली है, यहाँ पे किसी की बिलोंगिंग्स मिली हैं, या XYZ कुछ भी मिलता है, या जो भी हमें फर्स्ट इंस्टेंस में दिखता है, दैट इज़ व्हाट स्टेट ऑफ थिंग्स, यानी कि वैसी की वैसी चीज़, उसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ थिंग्स। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये सब जो हमने देखा कि यहाँ पे खून के निशान हैं, यहाँ पे ये वेपन है, यहाँ पे मान लो कोई किसी का फ़ोन मिल गया, यहाँ पे किसी का पर्स मिल गया, यहाँ पे कोई ID प्रूफ मिल गया, तो ये सब चीज़ें जो हैं क्राइम सीन है, ये एज इट इज़, इसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ थिंग्स। तो अब स्टेट ऑफ थिंग्स भी डायरेक्टली लिंक्ड है ना, जो हमें दिख रहा है वो डायरेक्टली लिंक्ड है ना फैक्ट एंड इशू से, कि हमें ये पता चल रहा है ये देख के कि यहाँ पे ज़रूर कोई क्राइम हुआ है, उसे बोलेंगे स्टेट ऑफ थिंग्स। सिंपल। आई होप कॉज समझ आ गया, इफेक्ट समझ आ गया, स्टेट ऑफ थिंग्स समझ आ गया। अब सारी की सारी बात आती है हमारी ओकेजन
एंड अपॉर्चुनिटी, इसको हम अक्सर साथ में पढ़ते हैं और हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ये दोनों तो एक ही बात है, बट नो, मतलब बहुत माइनर डिफरेंस है। ठीक है, एक बार समझ आ गया तो यू विल नेवर फॉरगेट। ओकेजन एंड अपॉर्चुनिटी, ये जो ओकेजन होता है ये एक तरीके से लार्जर सिनारियो की बात करता है, यानी कि लार्जर ओकेजन। एग्जाम्पल से समझाऊंगी। अपॉर्चुनिटी होता है एक बहुत नैरो अपॉर्चुनिटी। देखो, ये एक ब्रॉड चीज़ की बात करता है ओकेजन, और ये अपॉर्चुनिटी एक मौका, यू कैन से मौका, ठीक है, जो कि एक बिल्कुल ऑन द स्पॉट चीज़ों की बात करता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब हम मान के चलते हैं कि ये है हमारा, और जब हम एक चीज़ और बता देती हूँ कि जब हम ओकेजन और इफेक्ट पढ़ेंगे, इससे ही लिंक्ड एक थियोरी भी पढ़नी है हमें, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस थ्योरी पे जाने से पहले बस मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ ये ओकेजन और अपॉर्चुनिटी क्या है। मान के चलो, ये है एक, मान लो शादी, ये ना एक वेन्यू है, ठीक है, यहाँ पे शादी हो रही है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, काउंटर्स हैं, यहाँ पे खाना वाना खा रहे हैं, फूड है, बहुत सारे लोग हैं, गैदरिंग है। शादी में तो पता ही है आपको जो जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक जगह ऐसी होती है ना जहाँ पे सबके लिफाफे कैश पड़ा होता है, जो भी शगुन में आता है, जो भी दिया जाता है। यहाँ पे मान लो एक जगह पे कैश पड़ा हुआ है बहुत सारा, और एक बंदा उसको लुक आफ्टर कर रहा है उस चीज़ को। तो ये शादी चल रही है, शोर शराबा है, ऑफ कोर्स शोर भी होगा, डीजे की आवाज़ भी आएगी, गानों की आवाज़ भी आएगी, लोगों का शोर भी आएगा। सो बहुत सारी बहुत सारा नॉइज़ है और सब कुछ, एक प्रॉपर शादी चल रही है। अब क्या होता है, ये जो यहाँ पे ना मान के चलो 2 मिनट के लिए लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। 2 मिनट के लिए कुछ भी रीज़न की वजह से सप्लाई कट हो जाता है, 2 मिनट तक के लिए लाइट्स एकदम बंद हो जाती है, एकदम शांति हो जाती है और सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। जनरेटर भी चालू होने में 2 मिनट लग जाते हैं, मान के चलिए, ठीक है। तो किसी फॉल्ट की वजह से 2 मिनट के लिए पूरा अंधेरा है। अब क्या हुआ, इतने में एक बंदा आया, उसने आके ये सारा का सारा कैश चुराया एंड रैन अवे, और भाग गया सारा पैसा लेके। किसी को क्या पता चल रहा है अंधेरे में, किसको क्या पता कि किसने क्या उठाया, ठीक है, ये लेके चलता बना। तो अब इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊंगी कि क्या ओकेजन है, क्या अपॉर्चुनिटी है। ये जो वेडिंग है ना, जो कि मेन इवेंट है, समझना ध्यान से, ये जो मेन इवेंट हुआ इसे हम ओकेजन बोलेंगे। एक ब्रॉडर चीज़ की शादी के टाइम पे ये चीज़ हुई, यानी कि ये एक ओकेजन था टू कमिट द क्राइम, ठीक है। अब ये जो 2 मिनट का समय मिला ना, एकदम छोटी सी चीज़, एकदम मौका मिलना, ये हुआ, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। एक तो शादी का माहौल था, ओकेजन था शादी का, ठीक है। अब उसी में कुछ ऐसा सिनारियो बन गया कि एकदम आपको एक इजी एक्सेस मिल गया एक क्राइम कमिट करने का, इसके ऊपर एक चीज़ मिल गई, तो उसे हम बोलेंगे, ये जो 2 मिनट की जो विंडो थी ना, इसी के बीच में जो क्राइम कमिट हुआ, ये हो गई अपॉर्चुनिटी। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। अगर आपको इतना समझ आ गया तो हम आई गेस आगे बढ़ सकते हैं। आपको एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा समझ आ गया कि कॉज से मतलब क्या है, मेरा इफ़ेक्ट क्या बोल रही हूँ। एक ही एग्जाम्पल से सब कुछ समझ आ गया होगा, कॉज, इफेक्ट, स्टेट ऑफ थिंग्स, ओकेजन एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो सेक्शन 5 सिर्फ इतना बोलता है कि अगर कोई भी फैक्ट एंड इशू या फिर रेलिवेंट फैक्ट इज़ कनेक्टेड टू एनी ऑफ दीज थिंग्स, तो उसे हम रेलिवेंट फैक्ट ही बोलेंगे सेक्शन 5 के अंडर, क्योंकि ये फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट से लिंक्ड है, तो हम इसे रेलिवेंट फैक्ट के अंदर ही कैटेगरी में डालेंगे। सिंपल। अब मुझे लगता है बेयर एक्ट और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, कॉज और इफेक्ट of relevant facts or facts and issue, or which constitute the state of things under which they happened or which afforded an opportunity for their occurrence or transaction are relevant। तो ये 5 चीज़ें जब भी होंगी और they are in connection with
फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट, तो इसको हम रेलिवेंट फैक्ट ही बोलेंगे सेक्शन 5 के अंडर, सिंपल एज दैट। बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, आप पढ़ के देखेंगे बेयर एक्ट में एज इट इज़ यही लैंग्वेज लिखी है, ठीक है। हम इसके बाद इलस्ट्रेशंस भी समझेंगे। अभी के लिए एक चीज़ और समझा देती हूँ मैं बेयर एक्ट पे आने से पहले। आई होप हाँ दिस इज़ द राइट टाइम। हम अब एक ना थियरी पढ़ेंगे, ये जो हमने अभी ओकेजन एंड अपॉर्चुनिटी पढ़ा ना, ओकेजन एंड अपॉर्चुनिटी, ये खुद में ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इससे हम एक थियरी लिंक करते हैं। विच थियरी? हम लिंक करते हैं लास्ट सीन थियरी। ये आपने सुना होगा कहीं ना कहीं ज़रूर, आई कैन बेट आपने कहीं ना कहीं ज़रूर इसके बारे में सुना होगा। मुझे नहीं पता कितनी क्लैरिटी है या नहीं है, बट अब हो जाएगी, ठीक है। हम इसमें पढ़ेंगे लास्ट सीन टुगेदर थियरी, ये इसका पूरा नाम है, लास्ट सीन टुगेदर थियरी। अब ये थियरी क्या है और ये क्यों लिंक्ड है ओकेजन एंड अपॉर्चुनिटी से? सी, ये आपको इतना याद रखना है कि ये अप्लाई होती है मोस्टली मर्डर केसेस में, ठीक है। हम मर्डर केसेस में ही इस थियरी को अप्लाई करते हैं, मर्डर केसेस में, क्रिमिनल केसेस में बेसिकली इस थियरी को अप्लाई किया जाता है, स्पेशली जब मर्डर के केसेस होते हैं। अब ये होती क्या, नाम से पता चल रहा होगा लास्ट सीन टुगेदर थियरी। अब मान के चलो ये दो बंदे हैं, ये ए है, ये बी है। मान लो ये कलीग्स हैं, ये लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं और दोस्त भी हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इनका मान लो टाइम है 9 से 6 का, ठीक है, 9 AM to 6 PM, ये इनका ऑफिस आवर्स हैं, ऑफिस आवर्स हैं। और इन दोनों का क्या होता है ना कि ये लोग ऑफिस आवर्स के बाद डिनर पे भी जाते हैं कभी कभी, ठीक है, और कभी कभी मूवी पे भी चले जाते हैं, चिल करने के लिए, या कुछ खाने पीने चले गए ऐसे ही, तो हैंग आउट भी करते हैं, यानी कि ये लोग कलीग्स के साथ साथ अच्छे दोस्त भी हैं। अब क्या होता है, इनका यूजुअली यही रूटीन रहता है कि 6 बजे के बाद कभी मिल लिए, कभी खा पी लिए, कभी इधर उधर चले गए, ये होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि एक दिन की बात है, मान के चलो आज क्या डेट है, जो भी हमारी आज डेट है, हम ये मान के चलते हैं कि अगस्त 10 को, ठीक है। 10 अगस्त को क्या होता है कि ए और बी ऑफिस से निकले साथ, ठीक है, ये दोनों ऑफिस से साथ में निकले, मान लो 6:15 पे बाहर निकल गए ऑफिस के। अब क्या होता है कि ये दोनों उसके बाद मान लो अपने अपने घर गए, फिर थोड़ी देर बाद ये लोग फिर मिले, या फिर ऐसा लेके चलो कि 6:15 पे, जैसे ये 6 बजे इनकी छुट्टी हुई, 6 के बाद ये दोनों साथ में कहीं मॉल चले गए, ठीक है, मॉल चले गए, और ये लोग वहाँ पे मान लो 7 बजे तक साथ में थे, टिल 7 PM दे वर टुगेदर, ठीक है, 1 घंटा अपना साथ में खाया पिया और घूमे फिरे। 7 बजे ये लोग लास्ट टुगेदर देखे गए, यानी कि लास्ट सीन टुगेदर कि लास्ट 7 बजे ये लोग को साथ में दे गया, किसको, A + B, ये लोग 7 बजे को, मतलब लास्ट 7 बजे तक दिखे गए कि भाई ये लोग साथ में थे। उसके बाद क्या हुआ, जो B है इसका मर्डर हो जाता है, B गॉट मर्डर्ड, और जो मर्डर का टाइमिंग रहता है ना, वो क्या रहता है, 7:20 PM, वो रहता है 7:20 PM। तो अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि ये जो लास्ट सीन टुगेदर थियरी है, ये कैसे वर्क करती है। ये देखती है कि लास्ट इन दो इंसान को अकेले कहाँ देखा गया। अब देखो, अगर बी का मर्डर हुआ है 7:20 पे, और वो उससे पहले सिर्फ ए से ही मिला है लास्ट 7 बजे, तो 7 और 7:20 में ज़्यादा तो डिफरेंस है नहीं, समझ रहे हो। तो लास्ट जब उसको उसी के साथ देखा गया, तो सबसे ज़्यादा सस्पिशन किस पे जाएगी कि इसका मर्डर ए ने किया होगा, करेक्ट। अब इतने कम टाइम के स्पैन में वो किससे जाके मिलेगा और क्या होगा। तो हमारा लॉजिक ये बोलता है कि हम ये मान के चलेंगे कि भाई लास्ट जिसके साथ देखा गया है, तो सबसे ज़्यादा हमारा शक जाएगा उसी इंसान पे कि उसी ने कहीं ना कहीं मर्डर किया है, ठीक है। ये होती है हमारी लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी, क्योंकि ये माना जाता है कि जब दो इंसान साथ में होते हैं, यानी कि एक बंदा
किसी और के साथ जब होता है अकेले, मतलब पब्लिक में नहीं, एक प्राइवेट स्पेस में या अलग कहीं जगह पे, तो तब उसके पास सबसे ज़्यादा चांस होता है टू कमिट अ क्राइम। ये इस लॉजिक पे बेस्ड है और ये मतलब है हमारी इस थ्योरी का। तो ये हम इसको ओकेजन और अपॉर्चुनिटी के साथ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हमें वही चीज़ बता रही है कि लास्ट में साथ देखा गया, तो ये एक तरीके से ओकेजन है कि दोनों मान लो अकेले थे, ए एंड बी अकेले थे, दे वर अलोन इन प्राइवेट, कहीं पे भी, मतलब पब्लिक प्लेस पे नहीं थे, दे वर अलोन। ये हो गया ओकेजन। अपॉर्चुनिटी क्या होगी कि मान लो ए के पास कुछ नाइफ पड़ी थी और अंधेरा था, उसी के बीच में उसने मौका लगते ही बी का मर्डर कर दिया। ये हो गई हमारी अपॉर्चुनिटी। तो ये है लास्ट सीन थ्योरी और इसलिए हम इसको ओकेजन और अपॉर्चुनिटी के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, अब इस थ्योरी को मैं थोड़ा और डिटेल में बताती हूँ कि अब क्या हुआ कि एक केस चल रहा है, स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड। यही ऊपर वाला केस मान के चलो कि अब मर्डर होने के बाद केस चलेगा ना, स्टेट वर्सेस एक्यूज का केस चल रहा है। ये है हमारा ट्रायल स्टेज। ट्रायल स्टेज आ गई। अब ट्रायल स्टेज में एक एक करके पार्टी को बुलाया जाएगा। तो एज़ पर हमारा इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हम लोग बिलीव करते हैं एक थ्योरी पे जो आप सबको पता होगी, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, कि हम एक्यूज्ड को इनोसेंट मानते हैं फ्रॉम डे वन, इनिशियल पीरियड से, कि वो एक इनोसेंट बंदा है अनटिल ही इज़ प्रूवन गिल्टी। सो इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी का हमारा कॉन्सेप्ट है। इसलिए जो हमारी कोर्ट है वो कभी भी किसी भी क्रिमिनल केस में हमेशा से एक्यूज को एक एक एज देती है कि नहीं, मेरे अकॉर्डिंग ये इनोसेंट है। इसीलिए सबसे पहला मौका दिया जाता है प्रोसिक्यूशन को। सबसे पहले जो बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है वो हमारे प्रोसिक्यूशन पे रहता है, पहले एक्यूज्ड पे नहीं रहता, क्योंकि एक्यूज्ड को तो कोर्ट ने इनोसेंट मान रखा है। तो पहले प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना होगा कि एक्यूज्ड बंदा गिल्टी है। एविडेंसेस दिखाने पड़ेंगे कि ये रीजंस हैं और क्यों इसे लगता है कि एक्यूज्ड पर्सन इज़ गिल्टी ऑफ क्राइम। और अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है प्रूव करने के लिए, तभी ये बर्डन शिफ्ट होता है हमारे एक्यूज्ड पे, वरना यहीं के यहीं केस समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब मान के चलो ट्रायल केस में जब ट्रायल चल रहा है तो प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंसेस लेके आया। ठीक है, अब प्रोसिक्यूशन ने ये दिखाया, जो कि स्टेट ही होता है क्रिमिनल केसेस में, तो ये दिखाते हैं कि बी वॉज सीन अलाइव फॉर लास्ट टाइम विद ए। यानी कि ये लास्ट सीन थ्योरी को बताता है कि जैसे ये बी की तरफ से लड़ रहे हैं, राइट, स्टेट लड़ रहा है बी की तरफ से और एक्यूज है ए। तो ये बताता है प्रोसिक्यूशन की जो बी, जो कि विक्टिम था, जो कि मर चुका है, उसको लास्ट अकेला देखा गया था। किसके साथ? ए के साथ। लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी। तो इसीलिए हमारा शक है कि इसको जो मारा गया है वो किसके द्वारा मारा गया है? ए के द्वारा ही मारा गया। ठीक है, अब इसने ऐसा प्रूव कर दिया। अब क्या होता है, अब क्योंकि ये बोल देता है कि इस वजह से इनको लगता है कि एक्यूज इज़ गिल्टी, अब ये बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे शिफ्ट होगा? तो द ओनर्स ऑफ प्रूफ विल नाउ शिफ्ट अपॉन एक्यूज। अब ये एक्यूज के ऊपर बर्डन शिफ्ट हो जाएगा कि उसको एक्सप्लेन करने हैं सर्कमस्टांसेस, उसको बताना है कि क्या ये बात झूठी है या सच है। मतलब उसको रीजंस देने होंगे कि हाँ हम लोग साथ थे बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं वहाँ से यहाँ चला गया, जो भी XYZ है उसको वो स्टोरी एक्सप्लेन करनी होगी। ठीक है, अगर तो एक्यूज्ड, इसमें 109 BS से भी मैं एक बार रीड कराऊंगी, उसमें ये बोला जाता है कि अगर कोई पर्टिकुलर बंदा कोई पर्टिकुलर स्पेशल फैक्ट्स लेके आ रहा है तो वो उसी की ड्यूटी है कि वो प्रूव करे, उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि ही हैज़ टू प्रूव द थिंग। ठीक है अब एक्यूज के ऊपर बर्डन आ गया। ठीक है, अब एक्यूज के ऊपर एक फाउंडेशन है कि उसको एक्सप्लेन करने होंगे सर्कमस्टांसेस, किसके आगे? कोर्ट के आगे, कि क्या एक्चुअल सिनेरियो था। ठीक है, अब अगर तो एक्यूज्ड एक्सप्लेन कर देता है और कोर्ट जस्टिफाई हो जाती है कि हाँ बेशक से ये लोग साथ थे बट बहुत
कम चांसेस हैं कि इसी ने मारा होगा, क्योंकि एक्यूज ने इतने अच्छे खासे एविडेंसेस प्रोड्यूस कर दिए। तो अगर तो वो एक्सप्लेन कर देता है तो बात ही ख़त्म ना, उसके ऊपर तो बर्डन आएगा ही, मतलब यानी कि उसको तो गिल्टी माना ही नहीं जाएगा। बट अगर इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस और कोर्ट का शक ही एक्यूज पे जा रहा है कि इसी ने मारा होगा विक्टिम को, तो उस केस में ना, ये याद रखना, उस केस में कोर्ट के पास क्या एक पावर है कि कोर्ट विल ड्रॉ एडवर्स इन्फ्रेंस, एक एडवर्स इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकती है अगेंस्ट एक्यूज्ड। ये बात आपको याद रखनी है कि अगर वो फेल हो जाता है टू एक्सप्लेन कि वो साथ में थे तो क्या रीज़न था और क्यों उसने नहीं मारा, तो अगर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता ना, जस्टिफाई नहीं कर पाता है ना अपनी स्टेटमेंट, तो उस केस में एक एडवर्स इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन बाय द कोर्ट। एडवर्स इन्फ्रेंस का क्या मतलब होता है कि कोर्ट एक्यूज के अगेंस्ट हो जाएगी उस चीज़ में, ठीक है। वो एक्यूज के ऊपर एक सस्पिशन क्रिएट कर लेगी कि नहीं, सस्पिशियस लगेगा कि नहीं ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ये कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशन को फेवर करेगा और एक्यूज के अगेंस्ट जाती दिख जाएगी स्टोरी, ठीक है। तो केस क्या है, फेवर हो जाएगा एक्यूज के और ज़्यादा चांसेस होंगे एक्यूज के गिल्टी होने के कि और एक्यूज को सज़ा काटनी पड़ सकती है। एक एडवर्स इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन बाय द कोर्ट, ठीक है। कब एडवर्स इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकता है, जब एक्यूज को मौका मिला गया बट फिर भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो लास्ट सीन टुगेदर थियरी को जस्टिफाई नहीं कर पाया, तो तब एडवर्स इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन। अब हम ये देखते हैं कि ये जो इन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं कि ये जो कोर्ट इन्फ्रेंस ड्रॉ करती है, ठीक है, जो सस्पिशन क्रिएट करती है, इसके लिए ना 2 फैक्टर्स आर देयर। ध्यान से समझना, देयर आर 2 फैक्टर्स कि किस हद तक एक इन्फ्रेंस कैन बी स्ट्रॉन्ग, मतलब हाउ स्ट्रॉन्ग विल द इन्फ्रेंस बी। इसके रिगार्डिंग भी आपको 2 चीज़ें देखनी है। एक होता है टाइम फैक्टर, दूसरा होता है टाइम फैक्टर या गैप, टाइम गैप बोल सकते हो, और एक होता है सर्कमस्टांसेस। तो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, एक होता है टाइम गैप। टाइम गैप किसके बीच में, बिटवीन लास्ट सीन टुगेदर एंड द टाइम ऑफ डेथ, और दूसरी चीज़ है सर्कमस्टांसेस अंडर विच दे वर टुगेदर। ये 2 चीज़ें होती हैं जो डिसाइडिंग फैक्टर होती है कि कितनी स्ट्रॉन्ग एक इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन बाय द कोर्ट, ठीक है। अब टाइम गैप में और एक पढ़ेंगे हम सर्कमस्टांसेस वाली चीज़। अब क्या होता है, ध्यान से समझना, जो मैं बोल रही हूँ टाइम फैक्टर वाली बात, सिंपल एग्जाम्पल जो हमने ऊपर पढ़ा कि इन दोनों को, ए और बी को लास्ट देखा गया साथ में 7 बजे, दे वर टुगेदर। मर्डर कब हुआ, मर्डर होता है 7:20 पे, ठीक है। तो ये जो विंडो है ना सिर्फ 20 मिनट की, ये एक ना स्ट्रॉन्ग सस्पिशन क्रिएट कर देगी कि बहुत कम टाइम है, इतने बीच में कौन आएगा, कौन मारेगा। या फिर और कम कर दूँ, 20 मिनट भी अगर आप ज़्यादा लगा के चलो, ठीक है, कि कोई इतने में आ गया, 7:05 ले लो, 7:05 पे मर गया, 7 बजे ये 7 थे, 5 मिनट के अंदर और कौन आ जाएगा। 7 बजे ये 7 थे, उसके बाद वो चला गया, मान लो 7:05 पे मर्डर हो जाता है बी का, बी गॉट मर्डर्ड। तो ये जो सिर्फ 5 मिनट्स का टाइम है ना, जो सिर्फ 5 मिनट्स की विंडो है, ये ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग सस्पिशन क्रिएट कर रही है अगेंस्ट एक्यूज की कहीं ना कहीं, मानो ना मानो, ये क्राइम कमिट किया है एक्यूज्ड ने ही, ये क्राइम ए ने ही कमिट किया है। इतनी चीज़ समझ आई टाइम फैक्टर का क्या रोल होता है। अब यही मान लो कि ये लोग 7 बजे साथ में थे और मर्डर जाके हुआ 9-10 बजे, तो काफ़ी ना प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है कि उसी बंदे ने किया हो, ठीक है, कोई और बंदा भी कर सकता है। बट जब टाइम इतना कम है तो ज़्यादा सस्पिशन क्रिएट होने के चांसेस रहते हैं। अब दूसरी चीज़ देखते हैं, सर्कमस्टांसेस की बात करें तो कि किन सर्कमस्टांसेस में दोनों व्यक्तियों को साथ में देखा गया। अगर तो ये दोनों क्या बोलते हैं, नॉर्मली ऑफिस से साथ में निकले थे, लेफ्ट द ऑफिस टुगेदर। ऐसे तो दुनिया भर में कितने लोग साथ में ऑफिस निकलते हैं, 50-50 लोग एक ऑफिस से साथ में निकलते हैं। तो उससे क्या, सिर्फ इस बात पे कि ये दोनों साथ में ऑफिस से निकले थे, क्या ये इनफ है? नहीं, ये एक वीक
सस्पिशन क्रिएट करेगा। बट अगर मैं बोलूँ कि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुई, चाहे ओरल, चाहे दोनों के बीच में बहस हुई या कुछ हुआ, ऐसे कुछ सिनारियो क्रिएट हुआ और एक दूसरे को धमकी दे रहे थे, मैं तुझे जान से मार दूंगा, ये वो जो हम यूजुअली भी कभी भी बोल देते हैं बिना सोचे समझे, ऐसा कुछ अगर सिनारियो हो तो उस केस में कोर्ट विल हैव अ स्ट्रॉन्ग सस्पिशन अगेंस्ट द एक्यूज कि ये चीज़ उसी ने की है। मान लो खुंदक में ही सही, ये चीज़ उसी ने की है। ये होता है हमारा टाइम फैक्टर और हमारे सर्कमस्टांसेस को अगर कंसीडर करते हुए चलें तो कि किस हद तक एक शक पैदा हो सकता है एक्यूज के अगेंस्ट, वो इन दोनों फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है कि कितना कम टाइम गैप था और किन सर्कमस्टांसेस में इन लोगों को साथ में देखा गया। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी, जिसको हमने लिंक किया ओकेजन एंड अपॉर्चुनिटी से। हमारा सेक्शन 5 यहाँ पे एक तरीके से कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसको एक और अच्छी अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैंने एक और पॉइंट लाया है। एक केस है, ये पढ़ेंगे हम अभी, जसवंत गिर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी का ही है और इसके ज़्यादातर मैं आपको सब चीज़ें समझा चुकी हूँ, बस एक बार एक ओवरव्यू दूंगी ताकि आप ये केस लॉ भी मेंशन कर सकें। ठीक है, एडवर्स इन्फ्लुएंस हमने पढ़ लिया है, बर्डन ऑफ शिफ्ट पढ़ लिया है, 109 पढ़ लिया है, ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वाली बात कनेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा सेक्शन 6। तो सेक्शन 5 में इतना ही है, एक बार हम इलस्ट्रेशन और देख लेंगे ताकि कॉम्प्रीहेंसिवली हमारा सेक्शन 5 कंप्लीट हो सके। अब हम चलते हैं, जो मैंने बताया, हम ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ये केस लॉ पे चलते हैं। ठीक है, जिसमें ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वाला पॉइंट भी ऑटोमेटिकली विल गेट कवर्ड। ठीक है, अब हम चलते हैं इस केस के ऊपर। ये जो जसवंत गिर का केस है, ये क्या बोलता है? ये ना सिंपल सी एक ही बात बोलता है। ये जो केस है सिंपल सी एक बात बोलता है, अभी तक जो भी पढ़ते आ रहे हैं हम, कि जब एक प्रोसिक्यूशन प्रूव कर देता है कि एक विक्टिम लास्ट में साथ देखा गया जिंदा एक्यूज के साथ, जब प्रोसिक्यूशन प्रूव कर देता है कि विक्टिम और एक्यूज को साथ में देखा गया था क्राइम होने से पहले, जब विक्टिम जिंदा था, इन दोनों को जब साथ देखा गया था, ये चीज़ प्रोसिक्यूशन प्रूव कर देता है, लास्ट सीन थियरी प्रूव कर देता है, तो उस केस में ना जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो शिफ्ट हो जाता है एक्यूज के ऊपर। जो अभी हमने पढ़ा कि एक्यूज के ऊपर अब बर्डन है कि उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि किन सर्कमस्टांसेस के अंदर देवर बीइंग टुगेदर, किन सर्कमस्टांसेस में ये दोनों इकट्ठे थे, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा एक्यूज को। और अगर एक्यूज नहीं कर पाता एक्सप्लेन, तो उस केस में कोर्ट में ड्रॉ, यानी कोर्ट के पास लिबर्टी है, वो चाहे तो एडवर्स इन्फ्रेंस भी ड्रॉ कर सकता है एक्यूज के अंदर। मतलब कंपल्सरी नहीं है कि कोर्ट करेगा ही करेगा एडवर्स इन्फ्रेंस ड्रॉ, बट कोर्ट के पास एक पावर है, डिस्क्रिशन है कि वो चाहे तो एक एडवर्स इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकता है एक्यूज के अगेंस्ट। ठीक है, ये है हमारा जसवंत गिर का केस, जो हम ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट टू ब्रश अप द थिंग, ताकि आपको रिकॉल हो क्या क्या बातें हैं, इसलिए मैंने एक बार दोबारा बता दिया। इसमें हमने एडवर्स इन्फ्रेंस की बात की है। ठीक है, कि एडवर्स इन्फ्रेंस कब, मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देती हूँ, वेट। इसमें सिर्फ इतना बोला गया है कि पहले जब बर्डन ऑफ प्रूफ था हमारे प्रोसिक्यूशन के पास, तो प्रोसिक्यूशन ने प्रूव कर दिया कि इन दो, लास्ट सीन थियरी को प्रूव कर दिया, लास्ट सीन थियरी को प्रूव कर दिया कि एक्यूज और विक्टिम को जिंदा साथ में देखा गया था। अब बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे शिफ्ट हो गया? हमारे एक्यूज के ऊपर। जब एक्यूज के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हुआ, तो एक्यूज की ड्यूटी है कि उसको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे सर्कमस्टांसेस कि किन सर्कमस्टांसेस के अंदर ये दोनों साथ में थे। वो बताएगा ना कि हम तो नॉर्मल मूवी देख के आ रहे थे, हम तो नॉर्मल खा पी के आ रहे थे, हमारे बीच तो कोई बहस नहीं हुई। तो ये सब उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर वो एक्सप्लेन कर देता है तो बात ख़त्म, फुल स्टॉप। बट इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि क्या हुआ था, क्यों साथ थे, साथ दोनों जब साथ थे तब क्या हुआ, क्यों साथ थे, और उसके बाद क्या हुआ, अगर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो कोर्ट के पास एक डिस्क्रिशन है, मे लिखा हुआ है ना, मे का मतलब एक डिस्क्रिशन है, कोई कंपल्सरी नहीं है, डिस्क्रिशन है कोर्ट के पास कि वो चाहे तो एडवर्स इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकती है, एडवर्स इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकती है अगेंस्ट एक्यूज्ड। बस इतनी ही बात कह रहा है। उसके बाद इसमें एक चीज़ और बोली गई है कि हाउ एवर लास्ट सीन टुगेदर is a circumstantial evidence and hence it cannot be the sole basis of conviction। क्या ये मैंने क्या लाइन बोली है?
इसका मतलब ये है कि अगर एक केस चल रहा है, ये एक केस चल रहा है, ठीक है, ये है ट्रायल, प्रोसिक्यूशन ने क्या किया, प्रूव कर दिया लास्ट सीन टुगेदर थियरी। अगर ये थियरी प्रूव कर दिया ना प्रोसिक्यूशन ने, और प्रोसिक्यूशन के पास दिस इज़ द ओनली एविडेंस, अगर प्रोसिक्यूशन के पास इसके अलावा कोई और सबूत ही नहीं है, कोई उसके पास सीसीटीवी रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई उसके पास आई विटनेस नहीं है, कोई और तरीके का विटनेस नहीं है, या और कुछ तरीके का कोई सबूत नहीं है कि एक्यूज ने ही मारा है विक्टिम को, तो उस केस में उसके पास सिर्फ इतना है कि नहीं, मेरे पास बेशक से और कोई एविडेंस नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि क्राइम कमिट होने से पहले ए और बी को इकट्ठे साथ में देखा गया था। तो अगर उसके पास सिर्फ लास्ट सीन टुगेदर थियरी वाली एक चीज़ है, एक वही एविडेंस के तौर पे सिर्फ यही थियरी है और उसके अलावा कोई और एविडेंस है ही नहीं, तो उस केस में क्या बोलते हैं, इट इज़ नॉट सफिशिएंट। अगर सिर्फ वही चीज़ है, उसके पास और कोई एविडेंस नहीं है बताने के लिए कि एक्यूज इज़ गिल्टी, तो इट इज़ नॉट सफिशिएंट। किस चीज़ के लिए सफिशिएंट नहीं है? टू कन्विक्ट द एक्यूज, कि सिर्फ और सिर्फ इसी थियरी के बेसिस पे आप कन्विक्ट नहीं कर सकते हो एक्यूज को, इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है ये अपने आप में। सो इट इज़ नॉट सोल, हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट सफिशेंट, बल्कि इसको हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की कैटेगरी में डालते हैं। क्योंकि देखा जाए तो जब हमने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पढ़ा था तो हमने यही पढ़ा था कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इस तरीके के एविडेंसेस होते हैं विच इज़ नॉट डायरेक्ट, जो डायरेक्टली हमें फैक्ट एंड इशू या रिलेवेंट फैक्ट को प्रूव या डिसप्रूव नहीं कर रहे, बल्कि एक डॉट कनेक्ट कर रहे हैं, ये एक चेन बना रहे हैं कि ऐसा 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 हुआ, ये लिंक कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को, तो एक तरीके से चेन ऑफ इवेंट्स बनाते हैं। तो ये जो लास्ट सीन टुगेदर है ना, ये एक वन ऑफ द एलिमेंट्स है इस चेन का, एक सिर्फ इनमें से एक कड़ी है, ये अपने आप में नॉट सफिशेंट अलोन। इसको जब अगर आपको कन्विक्ट करना है, अगर आपको सज़ा दिलवानी है कि उस पर्सन को, तो सिर्फ ये एविडेंस अपने आप में सफिशेंट नहीं है, इसके साथ साथ आपको एक दो या जो भी है, एक भी अगर और अच्छा खासा एविडेंस है, और भी आपको एविडेंसेस या चेन ऑफ इवेंट्स चाहिए होंगे ताकि आप सज़ा दिलवा पाओ एक्यूज को। सिर्फ इतनी ही बात कहता है ये कि लास्ट सीन एविडेंस टुगेदर एक नो डाउट एक अच्छा एविडेंस है, बट ये खुद में ही सफिशिएंट नहीं है, इसको भी ज़रूरत है कोरॉबरेट करने की, इसको भी ज़रूरत है कि हम इसको तभी वैलिड मतलब इसको तभी हम इतना महत्व दें जब हमारे पास और भी कोई सफिशिएंट एविडेंस है। ये तो सिर्फ एक थियरी हो गई ना, ये तो सिर्फ हम एक प्रिजम्पशन लेके चल रहे हैं ना। अगर मान लो इसके साथ साथ एक बंदा भी और आ जाए अच्छा खासा विटनेस जो बता सके कि ए ने ही बी को मारा है, और साथ में आप लास्ट सीन टुगेदर थियरी भी लगा दो, तब आप कन्विक्ट कर सकते हो, तब आप सज़ा दिलवा सकते हो कि उसको। बट सिर्फ और सिर्फ इसी बेसिस पे कि हमें पता है कि ये दोनों साथ देखे गए थे अलाइव बिफोर द क्राइम, दिस इज़ नॉट सफिशेंट। बस दैट्स इट, इतना ही है हमारा सेक्शन 5। इससे ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना हमने करा इट इज़ मोर देन सफिशेंट, एंड इससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और कुछ आएगा भी नहीं इसके बाहर। एक बार बस मैं आपको प्योर एक्ट से इलस्ट्रेशन करा देती हूँ एक दो, ताकि आपको एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग हो, और अगर कोई रह जाती है इलस्ट्रेशन तो एक बार घर जाके ज़रूर पढ़ना, ठीक है। सेक्शन 5 की इलस्ट्रेशन देखो। द क्वेश्चन इज़ वेदर ए रॉब्ड बी। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन आता है कि क्या ए ने रॉबरी की बी के घर, या बी से कुछ सामान चुराया है या नहीं। ये हमारा फैक्ट एंड इशू है, हम बोल सकते हैं ये हमारा फैक्ट एंड इशू है, करेक्ट। द फैक्ट्स दैट शॉर्टली बिफोर द रॉबरी, चोरी होने से पहले बी एक फेयर में गया, मान लो एक मेले में गया पैसे लेके, ठीक है, विच इज़ नॉर्मल, एक मेले में गया पैसे थे उसके हाथ में, एंड ही शोड इट और मेंशन द फैक्ट दैट ही हैड टू थर्ड पर्सन्स आर रेलिवेंट। तो इसमें क्या है कि फैक्ट एंड इशू है कि क्या ए ने बी से सामान चोरी किया, पैसे चुराए या नहीं, ये हमारा फैक्ट एंड इशू। अब अगर हम फैक्ट्स की बात करें केस के, तो ये बताया जा रहा है कि चोरी होने से जस्ट पहले ये पता चलता है कि बी एक फेयर में गया था। तो फेयर में जाना, अभी जैसे हमने पढ़ा है, एक ओकेजन बोल सकते हैं, ये एक ओकेजन था कि वो
फेयर में गया और पैसे थे उसके हाथ में, ठीक है। अब क्या हुआ, इसने किस थर्ड पर्सन के आगे मेंशन कर दिया या दिखा दिए कि हाँ मेरे पास पैसे हैं। तो शोइंग और मेंशनिंग ऑफ द फैक्ट कि उसके पास पैसे हैं, तो इसको हम अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं। करेक्ट, हम बोल सकते हैं ना। एक तो ओकेजन था कि वो फेयर में गया, बहुत भीड़ भड़ाके वाले एरिया में गया, पैसे थे उसके हाथ में, तो चोरी होने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। तो हम लोग यूजुअली अवेयर रहते हैं कि हाँ सब सामान अंदर रखें, कि कोई कुछ भी हो सकता है, हमारी बिलोंगिंग्स को कोई भी ले सकता है। ये तो हो गया ओकेजन। बट उसी बीच में ये खुद से किसी थर्ड व्यक्ति को जाके बोल रहा है कि देखो देखो मेरे पास इतने पैसे हैं, या जो भी है, या मेंशन कर रहा है, दिखा रहा है। तो एक तरीके से एक मौका ही तो दे रहा है ना चोर को, एक खुद ही तो न्योता दे रहा है, खुद ही इनवाइट कर रहा है ना। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका मिल गया उसको। और कि हाँ उसको नहीं भी पता होता कि आपके पास इतने पैसे हैं, बट उसको अब पता चल गया क्योंकि आपने दिखा दिए। तो ये सब, ये जो ओकेजन हो गया, अपॉर्चुनिटी हो गया, दीज ऑल आर कनेक्टेड टू हमारे फैक्ट एंड इशू, इसलिए ये अपने आप में रेलिवेंट हो जाएंगे, सिंपल। उसके बाद एक दो ही तो हैं, पढ़ लेते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर्ड बी, ये हमारा फैक्ट एंड इशू हो गया कि क्या ए ने बी का मर्डर किया। अब उसके बाद हमें क्या मिलता है ना, क्राइम सीन पे मार्क्स मिलते हैं ग्राउंड पे, ठीक है, कुछ निशान मिलते हैं। प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रगल एट और नियर द प्लेस वेयर द मर्डर वॉज कमिटेड आर रेलिवेंट फैक्ट्स, यानी कि जिस जगह पे, क्राइम सीन पे जहाँ पे मर्डर किया गया, वहाँ पे हमें कुछ निशान मिलते हैं। सर पता चल जाता है, घसीटे कुछ पड़ी हुई हैं, स्क्रैचेस हैं, कि हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती की गई है, किसी का स्ट्रगल शो कर रहा है कि यहाँ पे ज़बरदस्ती किसी को मारा गया है या फोर्स यूज़ किया गया है। तो ये सब क्या है, ये सब भी तो रेलिवेंट फैक्ट्स हैं। ये हमें एक तो स्टेट ऑफ थिंग्स बता रहे हैं कि क्राइम सीन पे क्या क्या दिख रहा है एज इट इज़, उसके अलावा एक इफ़ेक्ट भी बता रहे हैं कि क्राइम होने के बाद ये चीज़ें भी देखने को मिली, मर्डर होने के बाद ये चीज़ें भी देखने को मिली, तो ये भी अपने आप में रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद द क्वेश्चन इज़ वेदर ए पॉइजन बी, क्या ए ने बी को जहर दिया। द स्टेट ऑफ बीज हेल्थ बिफोर द सिम्टम्स ascribed to poison and the habits of B known to A which afforded an opportunity for the administration of poison are relevant facts। ये तो इसने खुद ही बता दिया कि जब क्वेश्चन उठा कि क्या A ने जहर दिया था B को, तो क्योंकि A को ऑलरेडी पता था कि B की किस तरीके की हालत है, उसको क्या क्या सिम्टम्स हैं, उसकी सब हेल्थ हैबिट्स के बारे में पता था, तो उसको एक अच्छा खासा एक अपॉर्चुनिटी मिल गई ना, कि उसको एग्जैक्टली पता है कि इस टाइम पे वो क्या करेगा। मान लो इसको पता है कि ये 9 बजे चाय पीता है, तो उसने उसी टाइम पे उसमें जहर मिला दिया, बात ख़त्म, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई उसको, ठीक है। ये है हमारा रेलिवेंट फैक्ट, और ये हमारा रेलिवेंट फैक्ट थे सब कुछ सेक्शन 5 के अंदर, ठीक है। इतना क्लियर है। अब मुझे लगता है कि अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चल सकते हैं, विच इज़ आर सेक्शन नंबर 6। वो भी बहुत आसान है, वो भी आज मेरे हिसाब से हो जाएगा, जितना होता है उतना कर लेते हैं, ठीक है। सेक्शन 6 बात करता है मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सीक्वेंट कंडक्ट। पीपीटी पे चलते हैं हम अपनी, ठीक है। ये हमारा सेक्शन 5 वाइंड अप हो गया। अब है हमारा सेक्शन 6। एक बार रीड कर लेते हैं। मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सीक्वेंट कंडक्ट, ये 3 चीज़ों की बात करता है। ये रेलिवेंट फैक्ट्स की बात करता है, एक मोटिव, एक प्रिपरेशन एंड एक है कंडक्ट, और कंडक्ट के ही 2 पार्ट्स हैं, प्रीवियस एंड सब्सीक्वेंट। ये बात करता है एनी फैक्ट इज़ रेलिवेंट विच शोज़ और कॉन्स्टिट्यूट्स अ मोटिव और प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट। ये बोल रहा है कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि उस क्राइम के पीछे का किसी बंदे का मोटिव बता रहा हो, मोटिव दर्शा रहा हो कि उसका ये मोटिव रहा होगा ये क्राइम कमिट करने का, या फिर उसकी प्रिपरेशन दिखा रहा हो कि उसने क्या क्या एक तैयारी की है, कि क्या क्या उसने चीज़ें की हैं टू कमिट दैट क्राइम, उसके पीछे की उसने जो जो प्रिपरेशन की है, जो जो चीज़ें की हैं, कंडक्ट किया है, ये सब भी रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा। तीसरी चीज़ है द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी, किसी भी पार्टी का कंडक्ट या फिर उसके एजेंट का, किसी भी पार्टी के खुद का कंडक्ट या उसके एजेंट के थ्रू कोई कंडक्ट देखने को मिलता है। टू एनी सूट, मैंने बताया था सिविल सूट की बात करें, प्रोसीडिंग हम बात करते हैं क्रिमिनल केस की। इन रेफरेंस टू सच सूट और प्रोसीडिंग और इन रेफरेंस टू एनी फैक्ट एंड इशू देयर इन और रेलिवेंट देयर टू एंड द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एंड ऑफेंस अगेंस्ट whom
इज़ द सब्जेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग इज़ रेलिवेंट। ये हम बात कर रहे हैं विक्टिम की, कि क्रिमिनल केसेस में जो विक्टिम होता है हमारे क्रिमिनल केसेस में, हम उसकी बात कर रहे हैं। इज़ रेलिवेंट इफ़ सच कंडक्ट इन्फ्लुएंसेस और इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट एंड वेदर इट वॉज प्रीवियस और सब्सिक्वेंट। ये चीज़ें हम धीरे धीरे समझेंगे। तो अभी एक बस बेयर एक्ट रीडिंग ली है हमने, कि ये बात करता है कि या तो किसी क्राइम के पीछे का किसी बंदे का मोटिव दिखा रहा हो, या उसकी प्रिपरेशन, या उसका कंडक्ट क्या रहा क्राइम करने के दौरान। और वो कंडक्ट जो है वो प्रीवियस कंडक्ट भी हो सकता है और सब्सिक्वेंट कंडक्ट भी हो सकता है। यानी प्रीवियस मतलब क्राइम कमिट होने से पहले का कुछ कंडक्ट, या फिर सब्सिक्वेंट मतलब क्राइम कमिट होने के बाद का कोई कंडक्ट। ये है हमारा कि ये सब भी हमारा रेलिवेंट कैटेगरी में, रेलिवेंट फैक्ट्स की कैटेगरी में आ जाता है। तो अगर हम एक जिस्ट लें, एक सिर्फ ऊपर से एक स्ट्रक्चर पता करने की कोशिश करें कि हमारा सेक्शन 6 व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू से, कि हम जो रेलिवेंट फैक्ट्स की बात कर रहे हैं सेक्शन 6 के अंदर, उसको हम 3 ब्रॉडर कैटेगरीज़ में डिवाइड करने वाले हैं। एक हम बोलते हैं मोटिव पढ़ेंगे, एक क्राइम कमिट करने के दौरान जो भी प्रिपरेशन किया गया टू कमिट दैट क्राइम, और एक चीज़ बंदे का, पार्टी का या उसके एजेंट का कंडक्ट क्या रहा क्राइम करते टाइम। ये 3 चीज़ें रेलिवेंट फैक्ट हो जाएंगी अंडर सेक्शन 6। और जो ये कंडक्ट है इसको फर्दर 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया, प्रीवियस कंडक्ट एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट। इतना क्लियर है। अब हम चलते हैं, इसके बाद ये कंडीशंस और ये एक्सप्लेनेशंस बाद में करेंगे और फिर एक केस लॉ से वाइंड अप करेंगे। अब मैं आपको सेक्शन 6 एक ढंग से एग्जाम्पल के थ्रू एक आइडिया दे देती हूँ, ताकि आगे की चीज़ें आपको और स्मूथली समझ आएँ। अब हम आ गए अपने सेक्शन 6 की तरफ। ये भी क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स की ही बात कर रहे हैं हमारा पार्ट 2 में ही। और यहाँ पे हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट, कि ये 3 चीज़ें भी अगर फैक्ट्स इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट से कनेक्टेड हैं या उससे रिलेटेड कुछ बातें बता रही हैं, तो ये भी ऑटोमेटिकली रेलिवेंट कंसीडर होगी हमारे सेक्शन 6 ऑफ BSA के अंडर। ठीक है, अब हम क्विकली एक एग्जांपल लेते हैं, कि कुछ भी एग्जांपल ले लो आप, कि ये है एक गाड़ी, ठीक है, ये है एक कार, यहाँ पे एक बंदा है और यहाँ पे है एक बंदा। अब क्या होता है, ये है हस्बैंड, यहाँ पे होता है ड्राइवर। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे होती है एक वाइफ जिसका मर्डर हो गया है। ठीक है, और ये लटक रही होती है विंडो में, ऐसा दिख रहा होता है। अब क्या होता है, केस बनता है स्टेट वर्सेस एच का। एच मतलब हस्बैंड की, वाइफ की डेथ हुई है तो केस बन गया हस्बैंड के अगेंस्ट, कि हमारा फैक्ट एंड इशू बन गया कि एच मर्डर्ड डब्ल्यू, कि हस्बैंड ने वाइफ का मर्डर किया है, जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस वाले में भी बना था, अगर आपने देखी हो तो। ठीक है, अब क्या होता है, अब हम पहले एक बार फैक्ट समझ लेते हैं और फिर उसी फैक्ट्स के थ्रू हम मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट तीनों चीज़ें समझ लेंगे। क्लियर एज दैट। अब मान के चलो कि एक एक करके फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, हस्बैंड एंड वाइफ हैं। ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुई, ये लोग घर में हैं, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ। मैं शॉर्ट में लिखती हूँ ताकि, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं एक चेन बना देती हूँ। ये है, सबसे पहले क्या हुआ, घर में ही है, हस्बैंड एंड वाइफ की आर्ग्यूमेंट्स हुई। ठीक है, फिर उसको फॉलो करते हुए भाई वाइफ घर छोड़ के चली गई मायके। वाइफ लेफ्ट द हाउस, पैदल ही चली गई मान लो। फिर जो हस्बैंड है उसने बोला अपने ड्राइवर को कि गाड़ी लेके आओ एंड फॉलो करते हैं हम, किसको, वाइफ को फॉलो करते हैं। और इन्होंने साथ में रोप भी ले ली, ड्राइवर को बोला कि साथ में एक रस्सी भी लेते आना और हम फॉलो करेंगे वाइफ को। फिर क्या होता है, अब रेड लाइट आती है। ठीक है, ट्रैफिक है, रेड लाइट आती है, सब गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। वहाँ पे इनको वाइफ दिख जाती है, दे सॉ वाइफ, कि भाई वो वहाँ से गुजर रही होती है, वहाँ से चल के जा रही होती है, क्योंकि वो पैदल है तो उनको वो दिख जाती है।
तो फिर क्या होता है, ये लोग कुछ आपस में बात करते हैं, ठीक है, कौन, हस्बैंड एंड ड्राइवर, ड्राइवर को मैं डी लिख रही हूँ, कि ये दोनों आपस में कुछ कॉन्वर्जेसन करते हैं। और फिर क्या करते हैं कि जब गाड़ी स्टार्ट होती है, जब ग्रीन लाइट आती है और जब गाड़ी स्टार्ट होती है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं ये लोग, वाइफ को ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा लेते हैं, ठीक है, टुक हर, उसको वाइफ को इतना बोलते हैं कि अंदर आ जाओ, बात करनी है, कुछ भी करके, कि मत जाओ हम लोग छोड़ देंगे, कुछ भी बात बोल के उसको अपनी गाड़ी के अंदर बिठा लेते हैं। फिर उसके बाद हाईवे आ जाता है, मान लो चलते चलते हाईवे आ जाता है, वहाँ पे स्पीड आपको पता है बहुत तेज़ होती है गाड़ियों की। तो उस टाइम पे क्या होता है, मौके का फ़ायदा उठाकर हस्बैंड एंड ड्राइवर क्या करते हैं, वाइफ को दरवाजे से बाहर फेंक देते हैं। दे थ्रू हर आउट ऑफ द विंडो। और वो करने के बाद ये लोग उसी स्पीड में चलते हुए दोनों भाग जाते हैं, रन अवे। उसकी वाइफ की बॉडी को वहीं छोड़ते हुए ये दोनों भाग जाते हैं। ये है हमारा सिनारियो और ये हमारा फैक्ट एंड इशू क्या है कि क्या हस्बैंड ने वाइफ का मर्डर किया या नहीं। अब हम ध्यान से समझेंगे कि हम ये जो सब स्टोरी बताई है इसमें हम मोटिव, कंडक्ट, प्रिपरेशन को कहाँ कहाँ फिट कर सकते हैं। अब ये जो केस के फैक्ट्स हैं, पहली चीज़ कि इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुई, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, मोटिव, कि हस्बैंड के दिमाग का मोटिव पता चल रहा है कि इनके बीच में इतनी भारी बहस हुई या लड़ाई झगड़ा हुआ कि हमें पता चल रहा है कि इतनी लड़ाई झगड़े के बाद हस्बैंड के दिमाग में आया कि नहीं भाई ख़त्म करते हैं, वाइफ को ही ख़त्म करते हैं, रोज़ रोज़ कलेश को ही ख़त्म करते हैं। तो एक मोटिव पता चल रहा है हमें कि उसने क्यों मारा होगा। तो ये कनेक्टेड है हमारे फैक्ट एंड इशू से कि मर्डर क्यों किया होगा, क्योंकि इनके बीच में रोज़ के भाई झगड़े चलते रहते हैं, इनकी कंपैटिबिलिटी नहीं है, जो भी रीज़न है। तो ये इससे हमें मोटिव पता चलता है, ठीक है। अब अगर हम देखें कि वाइफ लेफ्ट द हाउस, तो जब उसने घर छोड़ा तो तब तक तो कुछ क्राइम एंड ऑल कुछ हुआ नहीं था, राइट, मर्डर वगैरह कुछ नहीं हुआ। वो तो एक जस्ट फॉलो अप था, मतलब एक इफ़ेक्ट था कि दोनों की लड़ाई झगड़ा हुई, तो वो नाराज़ होकर अपना उसने बोला कि मैं नहीं रह रही तुम्हारे साथ, मैं चली जाती हूँ। तो ये जो इंसिडेंट हुआ ये हमारा प्रीवियस कंडक्ट है। प्रीवियस कंडक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो ऑफेंस कमिट होने से पहले का कंडक्ट है। वाइफ का एक कंडक्ट ही तो है ना घर छोड़ के जाना, एक कंडक्ट है ना कि उसने कुछ एक्ट किया, ठीक है, वो हमारा एक प्रीवियस कंडक्ट है। अब चलते हैं कि हस्बैंड ने ड्राइवर को बोला कि भाई रोप लेके आओ। इससे हमें पता चल रहा है कि ये प्रिपरेशन कर रहा था क्राइम कमिट करने की, कि वरना वो रस्सी क्यों मंगाता था। वो नॉर्मली भी बोल सकता कि गाड़ी लेके आओ, हम वाइफ को लेने चलते हैं, बट उसने बोला स्पेशली कि आप रस्सी लेते आना। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ही वॉज प्रिपेयरिंग टू कमिट द क्राइम। उसके दिमाग में ऑलरेडी था इंटेंशन कि भाई मुझे मारना है, इसीलिए वो सब तैयारी कर रहा था। अब उसके बाद जो ये चीज़ थी कि जब उसने वाइफ को अंदर बिठाया और उसको बाहर फेंक दिया, तो ये एक सबसीक्वेंट कंडक्ट है ना, सॉरी इसको हम सबसीक्वेंट की नहीं बोल सकते, तब तक क्राइम नहीं हुआ था। ये भी एक कंडक्ट है, ठीक है, ये एक कंडक्ट है। अब ये सब करने के बाद दोनों हस्बैंड एंड ड्राइवर भाग गए, तो ये हुआ हमारा सबसीक्वेंट कंडक्ट। क्राइम कमिट होने के बाद ये दोनों भाग जाते हैं, तो ये एक उनका सबसीक्वेंट कंडक्ट है। तो ये सब थी हमारी चीज़ें कि ये जो हमने अभी तक पढ़ा है, जो भी हमने पढ़ा है कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुई, दिस इज़ द मोटिव। तो ये रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा 6 के अंदर। उसने घर छोड़ के चली गई, ये प्रीवियस कंडक्ट है, ये भी रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा। रोप वगैरह इकट्ठी किया और भी कुछ सामान लिया, ऐसे कुछ, जिससे हमें पता चल रहा है कि वो किसी ना किसी क्राइम करने की तैयारी में था। ये ऑन द स्पॉट चीज़ें नहीं हुई हैं, उसके दिमाग में ऑलरेडी इंटेंशन था एंड ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दैट। तो वो भी रेलिवेंट फैक्ट हो गया हमारा 6 के अंदर। ये कंडक्ट हुआ, फिर वो भाग गया क्राइम करने के बाद, ये भी सबसीक्वेंट कंडक्ट हुआ। तो ये सब चीज़ें भी हमारी रेलिवेंट फैक्ट हो जाती हैं हमारे सेक्शन 6 के अंडर। एंड आई होप अब आपको समझ आया होगा कि मेरा मोटिव से क्या मतलब है, और जब मैं प्रिपरेशन बोल रही हूँ तब क्या मतलब है, और जब मैं कंडक्ट बोल रही हूँ प्रीवियस एंड सबसीक्वेंट, मेरा उस चीज़ से क्या मतलब है। मोटिव एंड प्रिपरेशन आ गया। अब आपको ये देखना है कि जो ये कंडक्ट है ये प्रीवियस भी हो सकता है और सबसीक्वेंट भी। प्रीवियस मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ, प्रीवियस मतलब क्राइम कमिट होने से पहले,
सब्सीक्वेंट मतलब क्राइम कमिट होने के बाद के जो भी एक्शंस हैं उसको हम बोलते हैं सब्सीक्वेंट। बस इतना ही है, इसमें कुछ ज़्यादा टेक्निकल था नहीं। ठीक है, अब क्या होता है अब इसके अंदर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। दो पहले हम लोग कंडीशंस पढ़ लेते हैं कि देयर आर 2 कंडीशंस अंडर सेक्शन 6। जब हम पढ़ेंगे कि जो कंडक्ट है, अब हम कंडक्ट की बात कर रहे हैं, हमने मोटिव देख लिया, प्रिपरेशन देख लिया, अब तीसरी चीज़ थी हमारी कंडक्ट। व्हेन वी टॉक अबाउट कंडक्ट, तो कंडक्ट मस्ट बी इन रेफरेंस टू फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट। ये तो हमें पता है कि मोटिव हो, प्रिपरेशन हो या फिर कंडक्ट हो, तो ये डायरेक्टली लिंक होना चाहिए या तो फैक्ट एंड इशू से या रेलिवेंट फैक्ट से। यानी कि अगर मैं बोल रही हूँ कि हमारा फैक्ट एंड इशू है कि ए ने बी का मर्डर किया है, तो अब अगर हमें ये सब एविडेंस मिल जाता है कि ए ने बी का मर्डर किया है, अब उसके बाद ए रैन अवे। अब अकेले अगर हम बोलें कि वो भाग गया तो उसमें तो कुछ बात नहीं है, बट अगर हम बोल रहे हैं कि पहले मर्डर हुआ एंड देन ही रैन अवे, तो एक कनेक्शन बिल्ड हो रहा है ना, विच इज़ डायरेक्टली लिंक टू फैक्ट एंड इशू कि वो क्यों भागा, क्योंकि उसने मर्डर कमिट किया, उसको पता था उसने कुछ गलत किया है और उसके बाद वो भाग गया है, अपने आप को छुपा रहा है ताकि उसको कोई पकड़े ना, उसको सज़ा ना मिले। तो क्योंकि वो भाग गया, क्राइम कमिट करने के बाद वो भाग गया, तो इसका तो डायरेक्टली लिंक है हमारे फैक्ट एंड इशू से। सिंपल ये है हमारा कि कंडक्ट जो है हमेशा ना हमेशा फैक्ट एंड इशू या किसी और रिलेवेंट फैक्ट से ज़रूर एक कनेक्शन होना चाहिए इनके बीच में। सेकेंड थिंग इज़ कि कंडक्ट मस्ट इन्फ्लुएंस और बी इन्फ्लुएंस बाय फैक्ट एंड इशू और रिलेवेंट फैक्ट। ये भी वन एंड द सेम थिंग है कि जो कंडक्ट है या तो वो खुद इन्फ्लुएंस करे फैक्ट एंड इशू या रिलेवेंट फैक्ट को, या फिर फैक्ट एंड इशू की वजह से या रिलेवेंट फैक्ट की वजह से ही वो कंडक्ट किया गया हो। इसका मतलब वही वाला सेम एग्जाम्पल, बस बातें लैंग्वेज घुमा के लिखी हुई हैं कि अगर एक बंदे ने चोरी की, थेफ्ट कमिट किया, उसके बाद मान लो एक सी बंदा उसका फ्रेंड है, वो एक मतलब ऐसे ही बाहर से जा रहा था, उसको पता है कि ए अंदर चोरी करने गया और उसको बाहर से शोर आता है कि पुलिस इज़ कमिंग। वो ना जल्दी से जल्दी ना अपने दोस्त को बताता है कि भाई पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है। अब इस चीज़ की वजह से ए जो है ही रन अवे ताकि वो पकड़ा ना जाए। उसको सुनाई दिया कि उसका दोस्त बोल रहा है कि पुलिस आने वाली है, तो इस वजह से वो भाग गया। उसको पता है कि अगर पुलिस आ रही है तो वो मुझे भी ढूंढेगी और उनको पता चल जाएगा मैंने चोरी की और वो मुझे पकड़ लेंगे, तो वो भाग गया। तो ये जो भागने वाला जो कंडक्ट किया है ना हमारे थीफ ने, हमारे एक्यूज ने, तो ये किस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड है? इस फैक्ट की वजह से। और ये फैक्ट भी अपने आप में रेलेवेंट फैक्ट है कि नहीं, कि ये पता चला उसको कि पुलिस आने वाली है और उस वजह से वो भाग गया। तो ये एक इन्फ्लुएंस होके किया गया एक कंडक्ट है। या फिर उसने क्राइम कमिट कर दिया और उसके बाद उसे लगा कि नहीं यार मैं पकड़ा जाऊंगा और वो भाग गया, ठीक है, या वो कहीं जाके कंसील छुप गया, हिड हिमसेल्फ। तो ये सब क्या है कि ये क्राइम जो चीज़ें, ये जो फैक्ट एंड इशू है हमारा, ये इन्फ्लुएंस कर रहा है कंडक्ट को। तो ये चीज़ें मतलब आइदर वे एक ही बात है, बस गोल घुमा के लिखी हुई हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। इसके अंदर हमें 2 एक्सप्लेनेशंस भी पढ़नी है एंड उसके बाद बस एक केस लॉ करना है एंड फिर हमारा सेक्शन 6 कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। बट ये एक्सप्लेनेशंस अपने आप में ही बहुत बड़ी हैं और इम्पॉर्टेंट है, एक एक वर्ड समझना है इनका। तो हम कोई रश नहीं करेंगे, जितना होगा करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी पहले हम लोग कंटिन्यू करते हैं जितना हो पाए। अब इसमें बताया गया है, ये हमने कंडीशंस तक कर लिया, राइट। अब हम देखेंगे कि 6 क्लॉज 2 जब हम पढ़ेंगे कंडक्ट के रिगार्डिंग, इसी के ऊपर दो जो हमारी एक्सप्लेनेशन 1 एंड एक्सप्लेनेशन 2 है, दोनों कंडक्ट के ऊपर बेस्ड हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। वेयर एक्ट्स हमेशा अपने साथ रखना एंड कॉपी पेंसिल भी ज़रूर होनी चाहिए, यू शुड नोट साइड बाय साइड। जब हम एक बार हम एक्सप्लेनेशंस की रीडिंग ले लेते हैं, फिर हम समझेंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 1 क्या बोलती है? द वर्ड कंडक्ट इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट्स। तो यहाँ से यहाँ तक की जो बात है, ये हमारा एक जनरल रूल की बात की जा रही है। दिस इज़ आवर जनरल रूल जो हम सेक्शन 6 के अंडर पढ़ते हैं
कि हमारा जनरल रूल ये कहता है कि जो कंडक्ट है ना, इट डज़ नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट। कंडक्ट का मतलब है कि कोई एक्शन किया गया या कुछ चीज़ की गई, लेकिन अगर कोई चीज़ बोल रहा है, स्टेटमेंट मतलब अगर कोई बंदा कुछ बात बोल रहा है या कुछ बोल रहा है, स्टेटमेंट मतलब कुछ बात वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करना। तो अगर कोई बंदा वर्ड्स के थ्रू अपनी बात एक्सप्रेस कर रहा है तो वो हमारी कंडक्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो हमारा जनरल रूल क्या कहता है कि स्टेटमेंट्स are not considered conduct. This is our general rule. Unless, यहाँ पे आगे एक unless वर्ड दिया हुआ है कि कब, unless का मतलब क्या है, अब हमारी एक्सेप्शन शुरू है कि कब मान लिया जाएगा स्टेटमेंट को भी कंडक्ट। ठीक है, unless those statements accompany and explain the acts other than statements, but this explanation is not to affect the relevancy of statements under any other section of this अधिनियम। हम बोल रहे हैं कि हमारा जनरल रूल ये बोलता है कि अगर कोई बंदा कोई अपने वर्ड्स के थ्रू कोई स्टेटमेंट एक्सप्रेस कर रहा है, कोई चीज़ बता रहा है, कुछ बात एक्सप्रेस कर रहा है, तो हम यूजुअली उसको कंडक्ट की कैटेगरी में नहीं डालते हैं। कंडक्ट और कंडक्ट यानी कि कुछ एक्ट करना, ठीक है, कि वो भाग गया, छुप गया, ये सब कंडक्ट है। लेकिन अगर कोई बंदा एक्सप्रेस कर रहा है कोई स्टेटमेंट यूज़ करके, तो हम यूजुअली उसको हम मानते हैं कि कंडक्ट और स्टेटमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग एक एक्सेप्शन पढ़ते हैं, हालांकि हम दो एक्सेप्शन पढ़ेंगे, ये हमारी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन 1 ये बोलती है कि किस कैटेगरी में हम स्टेटमेंट को भी ये कंसीडर कर लेंगे कि ये भी कंडक्ट का ही पार्ट है। कब? अगर जो वो स्टेटमेंट दी गई है वो एकम्पनी कर रही है या फिर एक्सप्लेन कर रही है एक्ट्स को अदर देन द स्टेटमेंट्स। यानी कि अगर मान लो कोई कोई कंडक्ट करते टाइम मैंने कोई बात बोली या कुछ बात एक्सप्रेस की, ठीक है, तो वो उसको भी हम लोग कंडक्ट कंसीडर कर लेंगे, उस स्टेटमेंट को भी हम फिर उस कंडक्ट का ही पार्ट कंसीडर कर लेंगे। ठीक है यानी कि मान लो, जब मैंने हम पीछे वाला एग्जांपल दिया कि उस वाइफ को ऐसे उसकी गर्दन लटक गई थी विंडो के बाहर, ठीक है, और उसको फेंक दिया गया। अब जब वो दरवाज़ा खोला गया है ना, जब क्राइम कमिट किया गया, मान लो हाईवे बहुत तेज़ गाड़ी चल रही थी, इतने बीच में दरवाज़ा खोला गया, मान लो हस्बैंड ने दरवाज़ा खोला और वो फेंकने की प्रोसेस में था, तो वाइफ को समझ आ गया कि कुछ गलत हो रहा है, तो वाइफ ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी कि प्लीज़ बचा लो मुझे, बचा लो मुझे। तो वाइफ का जो गिरना, यानी कि जब उसको फेंक रहे थे और साथ में वो जो स्टेटमेंट बोल रही थी ना, सेव मी, तो ये एक स्टेटमेंट है, राइट, और ये जो फेंकना है ये है कंडक्ट। तो ये कंडक्ट करते टाइम पे ये जो स्टेटमेंट दी गई कि मुझे बचा लो, ये भी रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगी, इसको भी हम इस स्टेटमेंट को भी कंडक्ट का ही पार्ट मान लेंगे, और ये है हमारी एक्सेप्शन। आई होप अब समझ आया होगा। हाँ, ठीक है, बट यहाँ पे देयर इज़ अ बट, दिस एक्सप्लेनेशन इज़ नॉट टू अफेक्ट द रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स अंडर एनी अदर सेक्शन ऑफ दिस अधिनियम। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम ये जो बातें लिख रहे हैं कि अगर वो एकम्पनी कर रही है किसी स्टेटमेंट को या फिर एक्सप्लेन कर रही है अगर किसी कंडक्ट को, तो उसको भी हम लोग कंडक्ट की कैटेगरी में डाल देंगे। उस स्टेटमेंट को भी हम मानेंगे कि इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ कंडक्ट और उसको रिलेवेंट मान लिया जाएगा। हम इसमें ऐसा नहीं करेंगे कि अच्छा उसको फेंका गया ये वाला कंडक्ट ठीक है और ये जो स्टेटमेंट दी गई कि बचा लो मुझे, इसको हम हटा दें जस्ट बिकॉज कि लिखा गया है कि स्टेटमेंट्स आर नॉट कंसीडर कंडक्ट। ऐसा नहीं होता, ठीक है। थिंग्स डज नॉट वर्क लाइक दैट। हमें इन दोनों चीज़ों को साथ में कंसेक्यूटिवली ही पढ़नी पड़ेंगी ताकि हमें पूरी पिक्चर क्लियर हो। इसलिए कहीं ना कहीं एक प्रोविज़न डालने का कोई ना कोई एक रीज़न ज़रूर होता है एंड यू शुड नो दैट। सिर्फ बेयर एक्ट पढ़ना काफ़ी नहीं है, बट एक लॉजिक लगाना निकालना भी ज़रूरी है ताकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज़ें याद रहें, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया है कि ये जो एक्सप्लेनेशन दी है ना हमने कि स्टेटमेंट्स को भी कंडक्ट माना जाता है, तो ये अफेक्ट नहीं करेगा, किस चीज़ को अफेक्ट नहीं करेगा, जो आगे दिए गए प्रोविजंस हैं स्टेटमेंट्स के। जैसा मैंने बताया था कि हम जब पार्ट 2 पढ़ेंगे रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट का, उसमें पहली चीज़ हम पढ़ेंगे क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स, जो हम 4 से लेकर 14 तक पढ़ने वाले हैं। उसी में हमने बोला था कि हम दूसरी चीज़ जो पढ़ेंगे पार्ट 2 में, दैट वुड बी स्टेटमेंट्स। तो ये बोल रहा है कि जब स्टेटमेंट्स का एक पर्टिकुलरली सेक्शन दिया गया है जो 15 से स्टार्ट होता है और ये जाता है 15 से स्टार्ट होकर 33 तक जाता है।
तो ये सब जो प्रोविजंस दिए गए ना आगे रिलेटेड टू स्टेटमेंट्स, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा इस वाली एक्सप्लेनेशन का, कोई ओवर राइडिंग इफेक्ट नहीं है। इतनी सी बात कहना चाह रहा है कि अगर वहाँ पे कुछ और लिखा है तो वो ही माना जाएगा। ठीक है, ये तो जस्ट एक एडिशनल प्रोविज़न दिया है, एक एडिशनल सेफ गार्ड दिया गया है, बट इट विल नॉट अफेक्ट जो फर्दर हम प्रोविजंस पढ़ेंगे 15 से 33 जो सेपरेटली डील करते हैं स्टेटमेंट्स एज अ रेलिवेंट फैक्ट। ठीक है, ये चीज़ ये भी बता रहा है कि जैसे अगर हम बोल रहे हैं ना कि जनरल रूल की स्टेटमेंट्स को नॉट कंडक्ट नहीं माना जाएगा और ये रेलिवेंट नहीं होंगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 15 से 33 में बोला गया है कि ये स्टेटमेंट्स रेलिवेंट है तो वो यहाँ नहीं होंगी इस एक्सप्लेनेशन के थ्रू। ऐसा नहीं है, स्टेटमेंट्स अपने आप में रेलिवेंट है, बट उसकी एक अलग सेक्शन दिया गया है और अलग प्रोविजंस दिए गए हैं। फिर हमारी एक्सप्लेनेशन 2 क्या बोलती है, व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज़ रेलिवेंट, जब किसी इंसान का कंडक्ट रेलिवेंट है तो उससे जुड़ी गई एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम और इन हिज प्रेजेंस एंड हियरिंग विच अफेक्ट्स सच कंडक्ट इज़ ऑल्सो रेलिवेंट। हम ये बोल रहे हैं कि जब किसी केस में एक इंसान का कंडक्ट अपने आप में ही रेलिवेंट है तो उस समय पे कोई भी अगर उसके आगे कोई स्टेटमेंट बोली गई या उसकी प्रेजेंस में बोली गई कुछ, या उसने कुछ सुन लिया, तो जो अफेक्ट करेगा उसके कंडक्ट को तो वो भी रेलिवेंट हो जाएगा। इसका भी मुझे लगता है कि एग्जाम्पल दे देना चाहिए। अब देखो, इसमें टू हिम एंड हियरिंग, इसके लिए मुझे लगता है इलस्ट्रेशन भी पढ़ सकते हैं हम। एक एग्जाम्पल ले लो। अब मान के चलो ये है क्लासरूम, ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा बैठा है, ये चीटिंग कर रहा है, विच इज़ वेरी कॉमन। ये बैठ के चीटिंग कर रहा है, मान लो चिट्स लेके आया हुआ है, ये छोटी छोटी इसके पास चिट्स हैं जिस पे इसने लिखा हुआ है। अब एक इन्विजिलेटर आती है, उन्होंने जब चेकिंग किया तो उन्होंने इसको पकड़ लिया। ठीक है, नहीं ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा, रुको। हम ये बोलते हैं कि इसके पास चिट्स थी, ठीक है, और यहाँ पे इन्विजिलेटर थी, उसको भी कुछ पता नहीं चला, उसने ऐसा कुछ चेकिंग वेकिंग नहीं की, उसने बहुत अच्छी जगह इसे मान लो छुपा रखी थी। अब क्या होता है कि बाहर से आवाज़ आती है, बाहर मान लो कोई क्राउड है, वहाँ से आवाज़ आती है कि फ़्लाइंग आ रही है। अब फ्लाइंग आ रही है तो उसका मतलब क्या अच्छी खासी चेकिंग करने वाली है। तो ये वाली बात सुन लेता है कौन, ये बंदा, इसका नाम रखते हैं हम ए। इसने ये बात सुन ली कि अच्छा फ्लाइंग आने वाली, तो उसको डर बैठ गया कि मेरे पास तो चिट्स हैं, पकड़ी जाएंगी। तो इसने क्या किया, ये वहाँ से भाग गया, रैन अवे, ये सेंटर एग्ज़ाम हॉल छोड़ के भाग गया वॉशरूम के बहाने या कैसे भी, कि ये भाग गया। ठीक है, अब जो इसने ये कंडक्ट किया है, ये कैसे किया है, क्यों किया है, ये जो कंडक्ट किया है ना इसने भागने का, ये जो एक्शन किया है, ये जो भागा है, ये क्यों किया है, बिकॉज ही हर्ड सम स्टेटमेंट। जो हम बोल रहे हैं ना कि या तो उसने कुछ सुना हो या उसकी प्रेजेंस में कुछ बोला गया हो, तो वो सब स्टेटमेंट्स भी हम लोग मान के चलेंगे, ये भी रेलेवेंट होंगी क्योंकि उसी ने अफेक्ट किया ना कंडक्ट को। क्योंकि ये जो इसने ही हर्ड द स्टेटमेंट, मान लो बाहर खड़ा था एक्स, उसने उसकी स्टेटमेंट सुन ली और उसके सुनने पे वो भागा, तो ये जो कंडक्ट है इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय हियरिंग ऑफ सम स्टेटमेंट एंड द कंडक्ट इज़ इन्फ्लुएंस्ड ऑन द बेसिस ऑफ सच स्टेटमेंट। तो हम ये बोलेंगे कि अब इस बंदे का कंडक्ट ही अपने आप में रेलिवेंट है। क्यों रेलिवेंट है, क्योंकि हमारा फैक्ट एंड इशू जब बनेगा कि भाई ए के ऊपर तो यूएमसी बननी चाहिए कि ए ने तो चीटिंग की है, तो ये हमारा फैक्ट एंड इशू बन गया कि ए ने चीटिंग की है, वो चिट्स लाया था, उस पर एक्शन लेना चाहिए, यूएमसी बनेगा, केस बनेगा। तो उस चीज़ में जब हम देखेंगे कि ये जो वो भागा, तो ये एक बहुत रीज़नेबल सस्पिशन क्रिएट करता है कि उसके मन में चोर था, उसको पता था वो पकड़ा जाएगा, तो वो भागा। तो ये जो उसने कंडक्ट किया भागने का, वो अपने आप में रेलेवेंट है, करेक्ट। अब उसी दौरान अगर कोई स्टेटमेंट दी गई, यानी उसने अगर बाहर से सुन लिया, मान लो कि फ्लाइंग आने वाली है, उसकी वजह से वो भागा, तो वो जो स्टेटमेंट थी ना, उसी ने तो देखा जाए अफेक्ट किया है उसका कंडक्ट। अगर वो मान लो नहीं सुनता, कोई ना बोलता है, उसको ना आके बोलता कि फ्लाइंग आने वाली, तो वो तो चुपचाप बैठा रहता, एग्ज़ाम देता रहता, ठीक है। बट क्योंकि उसने कुछ स्टेटमेंट सुनी जिसकी वजह से उसका कंडक्ट जो है अफेक्ट हुआ, यानी जिस वजह से उसने वो कंडक्ट किया, तो वो भी अपने आप में एक रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा। दैट्स ऑल, यही है हमारा सेक्शन 6, इसके अलावा कोई तीसरी बात नहीं कहता है।
कि सारा का सारा मैं बेयर एक्ट ही लेके आई थी, क्योंकि ये जो प्रोविज़न है ये बिना बेयर एक्ट के समझ नहीं आता है, तो इसलिए मैंने उसको अपनी मेन पीपीटी में रखा था ताकि एक एक वर्ड क्लियर करूँ। इसके बाहर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। 6 क्लॉज 1 में हमने मोटिव पढ़ना था, पढ़ लिया, प्रिपरेशन किया। क्लॉज 2 में हमने पढ़ा है कंडक्ट, फिर उसी के रिगार्डिंग हमने 2 एक्सप्लेनेशन पढ़ी है। यहाँ से यहाँ तक का पार्ट मैंने बताया था ये जनरल है, एक रूल बताता है, और ये वाली स्टेटमेंट एंड ये वाली स्टेटमेंट ये हैं दोनों एक्सेप्शंस। ये जनरल रूल क्या बताता है कि स्टेटमेंट्स डज नॉट इंक्लूड कंडक्ट, बट ये जो एक्सेप्शंस है ये बताती हैं कि कौन सी स्टेटमेंट्स विल बी कंसीडर्ड पार्ट ऑफ, या ऐसे लिख लो ना सिंपली कि कौन सी स्टेटमेंट्स कंडक्ट मानी जाएंगी। ठीक है, ये हमने अब तक का पढ़ा। अब इसमें बहुत सारी मल्टीपल इलस्ट्रेशंस हैं और सब आपको एक एक पढ़नी भी है। ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगी कि छोड़ दो, पढ़नी भी हैं आपको, बट सब की सब तो क्लास में नहीं हो सकती है। हम 2-4 बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, और उसके बाद ऑलमोस्ट ना सब सिमिलर हैं, तो आप उसके बाद खुद से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने इतने इलस्ट्रेशंस ले लिए हैं, आपको समझ आ गई है मेन बात। इलस्ट्रेशन ए देखते हैं कि ए इज़ ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी। ये हमारा फैक्ट एंड इशू हो गया कि ए को ट्राई किया जा रहा है बी के मर्डर के लिए। तो हमारा क्वेश्चन है कि क्या ए ने बी को मारा या नहीं। अब अगर ऐसा कोई फैक्ट सामने आता है कि ए ने पहले सी को मार रखा है, ए ने पहले सी का भी मर्डर किया हुआ है, ए पे केस चल रहा है कि उसने बी का मर्डर किया, और हमारे पास फैक्ट सामने आते हैं कि ए ने पहले सी को भी मार रखा है, और इस चीज़ के बारे में बी को नॉलेज थी, और बी ने ए को टॉर्चर किया, ब्लैकमेल किया कि तुम मुझे इतने करोड़ रुपए दो, और अगर तुम नहीं दोगे तो अगर तुम मुझे इतने पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी बात पब्लिक कर दूंगा, मैं पुलिस को जाके बता दूंगा और तुम्हें अरेस्ट करा दूंगा। अगर वो इस तरीके की धमकी दे रहा है, ठीक है, अगर वो इस तरीके की धमकी दे रहा है और इस वजह से ए ने सोचा कि भाई ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा है, तो ए ने पहले बी को मार दिया, ए ने बी को ही मार दिया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ए के पास एक मोटिव एस्टेब्लिश हो गया, राइट, कि उसको ये पता चल गया कि हाँ मेरे दिमाग मतलब इसके दिमाग में मोटिव आ गया कि मैं क्यों मार रहा हूँ, अपने आप को बचाने के लिए, कि अगर कल को बी ने किसी एक पर्सन को भी बताया तो मैं फंसूंगा। ठीक है, इससे हमें मोटिव पता चला, और एक प्रीवियस कंडक्ट भी पता चला। प्रीवियस कंडक्ट किसका, हमारे बी का, कि बी ने थ्रेटन किया ना, बी ने ब्लैकमेलिंग की ना कि अगर तुम मुझे इतने पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी बात जाके डिस्क्लोज़ कर दूंगा सबके आगे। तो ये प्रीवियस कंडक्ट की बात भी यहाँ से समझ आ गई है, मोटिव की बात भी समझ आ गई। बाकी ये सब इजी है, एक बार ई और पढ़ लेते हैं। ए इज़ एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम, द फैक्ट्स दैट आइदर बिफोर और एट द टाइम ऑफ और आफ्टर द क्राइम। ए को एक्यूज़ किया गया कि उसने क्राइम कमिट किया है। अब अगर फैक्ट्स आते हैं या तो क्राइम कमिट होने से पहले के, या फिर क्राइम के दौरान, या फिर क्राइम कमिट होने के बाद, ऐसा देखा गया कि ए प्रोवाइडेड एविडेंस विच वुड टेंड टू गिव टू द फैक्ट्स ऑफ द केस एन अपीयरेंस favorable to him, or that he destroyed or concealed evidence or prevented the presence or procured the absence of persons who might have been witness or suborned persons to give false evidence respecting it are relevant। ये सब जो इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं इसमें सिर्फ इतना बोला गया है, शॉर्ट में बताऊँ तो, कि ए को एक्यूज़ किया गया है कि ए ने एक क्राइम कमिट किया। अब क्या होता है, वो क्राइम करते टाइम या उससे पहले या उसके बाद में क्या करता है ना, वो ना कुछ फैक्ट्स छुपाने की कुछ एविडेंसेस को छुपाता है, विच इज़ इन इटसेल्फ अ क्राइम, कि वो कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंसेस को छुपा देता है या गलत फॉर्ज करा देता है, गलत एविडेंसेस बनाने की कोशिश करता है जिससे उसके फेवर में केस आया और उसको सज़ा ना हो। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि उसके पीछे का मोटिव समझ आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रहा था, उसे पता है वो गलत है, वो चाहता था बचने के लिए, तो इसलिए वो ये सब कर रहा था। दूसरी चीज़ हमें प्रिपरेशन समझ आएगी कि ये जो गलत एविडेंसेस इकट्ठा करना या फिर जो असली में एविडेंसेस है उनको छुपाना, तो ये सब एक प्रिपरेशन ही तो कर रहा था क्राइम कमिट करने की। और ये कंडक्ट भी दिखाता है एक्यूज़ का, तो इसमें तीनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। कंडक्ट कैसे दिखाता है, वो ये दिखा रहा है कि एक तो मोटिव हमें समझ आ गया कि कैसे इस्टेब्लिश हुआ, एक प्रिपरेशन कि उसने क्या क्या किया, छुपाया किया, ये सब एक प्रिपरेशन ही तो है ना। और ये उसका एक, और ये कंडक्ट भी बोल सकते हैं हम। क्यों कंडक्ट है,
कि ये सब जो इसने एक्ट्स किए हैं ना, ये क्यों किए हैं, अपने आप को बचाने के लिए। तो ये ऑल दीज 3 थिंग्स, ज़रूरी नहीं है तीनों चीज़ें अलग अलग हों, ये आपस में लिंक्ड भी हो सकती हैं। इसमें प्रिपरेशन और कंडक्ट वाली चीज़ लिंक की है हमने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन वाला पार्ट। एक बार मैं एक और करा देती हूँ, चलो इलस्ट्रेशन नंबर कौन सी करें, हम लोग ये कर लेते हैं, लास्ट वाली कर लेते हैं, ठीक है। ये वाली, द क्वेश्चन इज़ वेदर ए वॉज रॉब्ड, ये हमारा फैक्ट एंड इशू हो गया कि द क्वेश्चन इज़ कि क्या ए ने चोरी की। द फैक्ट दैट सून आफ्टर द एलिज्ड रॉबरी A made a complaint relating to the offence, the circumstances under which and the terms in which complaint was made are relevant. The fact that A said he had been robbed without making any complaint is not relevant as conduct under this section, though it may be relevant as a dying declaration. ये वाला पार्ट आप छोड़ दो अभी के लिए, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। अभी ये हम पढ़ेंगे आगे 26 जब हम पढ़ेंगे प्रॉपर, हम डीडी के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर होंगी। अभी ये मान के चलो, ये बात किसकी कर रहा है, ये ना एक्सप्लेनेशन 1 की बात कर रहा है, एक्सप्लेनेशन 1 की बात कर रहा है। एक्सप्लेनेशन 1 हमने क्या पढ़ा था कि कंडक्ट, जो हमने पहले जनरल रूल पढ़ा, फिर उसकी हमने एक एक्सेप्शन पढ़ी थी कि कब हम स्टेटमेंट को कंडक्ट कंसीडर करेंगे, जब अगर वो स्टेटमेंट अकम्पनी कर रही हो या एक्सप्लेन कर रही हो उस कंडक्ट को, तब हम उसको स्टेटमेंट को भी हम कंडक्ट की फॉर्म में यूज़ करते हैं, एक कंसीडर करते हैं और रिलेवेंट फैक्ट मानते हैं अंडर सेक्शन 6। तो इसमें हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये जो फैक्ट एंड इशू उठा कि क्या इन्हें चोरी की है, तब इसके अंदर जब हमारे पास आगे फैक्ट्स आते हैं कि इसने ये वाली चीज़ करने के बाद, दैट सून आफ्टर द एलिज्ड रॉबरी, ए ने क्या किया, हाँ सॉरी फैक्ट एंड इशू ये है कि क्या ए के साथ चोरी हुई, ठीक है, मैंने गलत बोल दिया, पार्डन। ये क्वेश्चन है कि क्या ए के साथ चोरी हुई है या नहीं, ये हमारा फैक्ट एंड इशू है कि क्या असली में ए के साथ चोरी हुई है या नहीं, या ए के घर में चोरी हुई है या नहीं। तो अब इसमें हम जब हम फैक्ट्स देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जब ए के घर में रॉबरी हुई तो उसके तुरंत बाद, सून आफ्टर रॉबरी, ए क्या करता है, एक कंप्लेन फाइल करता है, ठीक है। मान लो कंप्लेन फाइल करता है, पुलिस को कॉल कर देता है या खुद पुलिस स्टेशन जाके वो कंप्लेन दर्ज कराता है कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे चोरी हुई है, ठीक है। तो ये जो सर्कमस्टांसेस है ना, जिन सर्कमस्टांसेस के अंडर उसने कंप्लेन फाइल की है तुरंत रॉबरी होने के बाद, ये अपने आप में ही रिलेवेंट है। इसका मैं क्या इससे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि अगर वो कंप्लेन फाइल नहीं करता, वो सिर्फ उसको पता है कि उसके साथ रॉबरी होगी, वो चुपचाप घर में बैठ जाता बंद, और बाद में जाके बोलता कि हाँ चोरी तो हुई थी, और पर कंप्लेन फाइल नहीं की उसने, तो ये जो मेयर स्टेटमेंट होगी ना कि हाँ चोरी हुई थी, मान लो उसने अपने दोस्त को बता दिया, तो दोस्त को बताने से क्या होगा, ये तो एक जनरल बात हो गई, दोस्त को बताने से क्या होगा। तो ये एक जो मेयर स्टेटमेंट हो गई ना कि उसने मान लो किसी को बता दिया कि हाँ चोरी हुई थी, तो इट इज़ नॉट रेलिवेंट फैक्ट अंडर सेक्शन 6। ये कब रेलिवेंट होगा, जब उसने कंप्लेन फाइल कर दी है। जब ही इसने कंप्लेन फाइल कर दी है रॉबरी के बाद, तो कंप्लेन फाइल करने से क्या हुआ है, हमें ये पता चला है उसके सब्सीक्वेंट कंडक्ट के बारे में, यानी कि जब रॉबरी कमिट हुई, आफ्टर रॉबरी, ये हमें आफ्टर रॉबरी का सिनेरियो बता रहा है कि एक तो हमें पता चला कि उसके घर में चोरी हुई है, और चोरी होने के तुरंत बाद, यानी क्राइम कमिट होने के तुरंत बाद उसने कंप्लेन फाइल की। तो क्राइम कमिट होने के तुरंत बाद अगर कोई कंडक्ट किया गया तो हम उसे सब्सीक्वेंट कंडक्ट बोलते हैं। तो क्योंकि ये सब्सीक्वेंट कंडक्ट दिखा रहा है हमारे विक्टिम का, तो ये हमारा क्या बोलते हैं, ये अपने आप में ही रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 6। दैट्स ऑल, इतना ही समझना है कि इसको हम सब्सीक्वेंट कंडक्ट तभी मान रहे हैं जब उसने उसके बाद कोई एक्शन लिया, उस क्राइम कमिट होने के बाद जो उसने ये कंप्लेन किया ना, तो ये कंप्लेन करना अपने आप में एक एक्शन जस्टिफाई करता है, ठीक है। ये एक्सप्लेन कर रहा है, सिंपल टर्म्स में बोले तो ये जो कंप्लेन है ये एक्सप्लेन कर रहा है कंडक्ट को, ये एक्सप्लेन कर रहा है उसके कंडक्ट को कि वो कंप्लेन क्यों फाइल करने आए, क्योंकि उसके साथ चोरी हुई है। अगर वो सिंपली बोल देता है कि चोरी हुई है और कंप्लेन फाइल नहीं करता, बस ऐसे ही स्टेटमेंट दे देता है, तो वो एक रेलिवेंट फैक्ट नहीं है इसके अंडर, क्योंकि उससे क्या पता चल रहा है, कुछ भी नहीं, कोई कंडक्ट थोड़ी किया उसने, कोई कंप्लेन रिटर्न में थोड़ी फाइल करके दी है जिससे हमें पता चले, ठीक है।
अभी कंप्लेन रिटन में भी हो सकती है, ओरल में भी हो सकती है, इस चीज़ में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 6 हमारा, और यहीं पे ख़त्म होता है। बस एक छोटी सी बात और रह गई है, मुझे लगता है कि आज ही बता के वाइंड अप कर देंगे ताकि हम नेक्स्ट क्लास से अगला सेक्शन शुरू कर सकें। अब जो हमने इतनी देर से बात की है ना अपने सेक्शन 6 की, इतना तो समझ आ गया हमें जनरल रूल क्या है, एक्सेप्शंस क्या है। फिर हमारा लास्ट एक केस और आता है, मुझे लगता है ये भी इसी क्लास में कर लेते हैं क्योंकि कनेक्टेड है, कनेक्टेड कॉन्सेप्ट है, एंड अभी समझ आ जाएगा तो इट विल बी मोर ईजी फॉर यू गाइज कि आप रिलेट कर पाएँ। देखो, चंदन वर्सेस स्टेट जो हमारा 2024 का केस है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये बात बोली गई है कि जो मोटिव है ना वो एक एसेंशियल फैक्टर हो जाता है, एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट हो जाता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के केस में। बट अदरवाइज अगर डायरेक्ट एविडेंस है हमारे पास अवेलेबल तो उस केस में मोटिव का होना ना होना एक ही बात है, इट इज़ नॉट एसेंशियल इंग्रेडिएंट, एज सिंपल एज दैट। ये चीज़ हम आईपीसी में भी पढ़ते हैं हमारे अपने बीएनएस में कि जब भी हम, यहाँ समझा दूँ, जब भी हम बीएनएस में एलिमेंट्स पढ़ते हैं ना, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, तो हम दो ही एलिमेंट्स पढ़ते हैं, सबको पता है। एक पढ़ते हैं एक्टस रियस, दूसरी चीज़ पढ़ते हैं मेंस रिया, ठीक है। एक्टस रियस क्या होता है? एक्टस रियस इज़ द गिल्ट, मतलब एक्ट कमिटेड, एक्ट और ओमिशन, मान लो मर्डर करना, चोरी करना, दिस इज़ द एक्ट। मेंस रिया इज़ द इंटेंट और गिल्टी माइंड, कि हमारा स्टेट ऑफ माइंड क्या था, उस एक्ट को करते दौरान हमारा स्टेट ऑफ माइंड क्या था, तो ये हमारे मेंटल एलिमेंट को बताता है। तो दीज टू आर द एसेंशियल टर्म्स कि एक्टस रियस और मेंस रिया जब दोनों होंगे तभी एक ऑफेंस कमिट होता है। तो कहीं पे भी आपको क्या मोटिव दिखा? नहीं ना, क्योंकि मोटिव इज़ नॉट एसेंशियल। हमने कहीं पे भी बीएनएस में ये टर्म नहीं देखी कि मोटिव का होना एसेंशियल है। नहीं, अगर आपने चोरी की है, ठीक है, चाहे 1 रुपये की हो, चाहे 10 लाख की हो, चोरी तो चोरी है। इसके पीछे की अगर आप लॉजिक दे रहे हो कि भाई रीज़न ये है कि मैं बहुत पुअर हूँ या कुछ भी XYZ रीज़न, इसलिए मेरे को चोरी करनी पड़ी, कि मुझे फ़ीस डिपॉजिट करनी थी अपने बच्चे की इसलिए मुझे चोरी करनी पड़ी, या मैं बीमार था इसलिए मुझे करनी पड़ी, तो अगर इसके पीछे का अगर हम मोटिव देखने लग गए तो हो गया काम। भाई आपके पीछे का कोई मोटिव था या नहीं था, इट इज़ इमैटेरियल। सज़ा तो मिलेगी, अगर एक्टस रियस और मेंस रिया की कंडीशन इज़ गेटिंग फुलफिल्ड तो हम लोग मोटिव की तरफ जाएंगे ही नहीं। तो मैं ये क्या कहना चाह रही हूँ, हमारे पास दो तरीके के एविडेंस होते हैं, एक डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट एविडेंस को ही हम बोल देते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जो हमने शारद वाले केस में भी पढ़ा था कि जो 5 पंचशील वाला कि डॉट्स कनेक्ट होनी चाहिए, एक कंप्लीट स्टोरी बननी चाहिए जब हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देख रहे हैं जो कि डायरेक्ट नहीं है, बट देयर शुड बी कंप्लीटेड स्टोरी, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट एविडेंस की बात करें तो डायरेक्ट एविडेंस में तो मोटिव इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, मोटिव रिक्वायर्ड ही नहीं है। अगर साफ साफ आपको मान लो एक आई विटनेस ने बता दिया कि मैंने क्राइम करते हुए देखा है, या फिर एक सीसीटीवी मुझे बेस्ट एग्जांपल लगता है क्योंकि उसमें सब कुछ हमें खुद दिख रहा है। अगर सीसीटीवी में हमें दिख जाता है कि ए ने बी का मर्डर किया है, रेप किया है, थेफ्ट किया है, कुछ भी एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो उस केस में क्या आप जानने की कोशिश करोगे कि उसने क्यों किया? वाई इज़ नॉट द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज़ व्हाट हैपेंड, राइट। वाई इज़ नॉट द क्वेश्चन इज़ व्हाट हैपेंड। जो हमें आंखों देखा दिख रहा है कि ए ने बी का मर्डर किया, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है उसके पीछे उसका मोटिव था नहीं था, क्राइम तो हुआ है ना, एसेंशियल्स तो फुलफिल हो रही है ना, तो बस उसको सज़ा मिलेगी। डायरेक्ट में तो देयर इज़ नो रोल ऑफ मोटिव। अब बात आती है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होते हैं? जब हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं है फैक्ट एंड इशू या रेलिवेंट फैक्ट को प्रूव करने का, लेकिन हम लोग डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं, हमारे पास छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, तो हम उसमें से एक ना चेन ऑफ इवेंट्स बनाने की कोशिश करते हैं, डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि हम रेलिवेंट फैक्ट के आसपास या फैक्ट एंड इशू के आसपास या उसके अराउंड पहुंच सकें। तो उसमें से एक कड़ी है हमारी मोटिव की। जब हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पढ़ते हैं ना, मान लो आपके पास 4-5 एविडेंसेस आ गए कि अच्छा उसने ये बात बोली, हमें थोड़ा बहुत यहाँ देखने को मिला, यहाँ सुनने को मिला, और उसी के बीच में अगर एक फैक्ट आ जाता है मोटिव के रिगार्डिंग, तो ये अपने आप में ही एक बहुत एसेंशियल लिंक है जब हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बात कर रहे हैं।
ये अपने आप में ही बहुत एक एसेंशियल लिंक है कि जब हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बात कर रहे हैं तो उसमें से अगर एक डॉट कनेक्ट हो जाती है मोटिव के साथ, कि मान लो 10 चीज़ें हमें पता चली, उसमें से ये भी पता चल जाता है कि अच्छा इसको करने के पीछे एक मोटिव भी दिख रहा है हमें, तो बस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में एक फिर ये बहुत एक अच्छे एविडेंस के तौर में कंसीडर किया जाता है। ऐसा कंसीडर किया जाता है कि मोटिव पता चलने के बाद में ना हमारे पास एक कंप्लीट पिक्चर आ गई है, कंप्लीट पिक्चर आ गई है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ गई है, कंप्लीट स्टोरी बन गई है। नाउ वी कैन से दैट कि हाँ ये बंदा गिल्टी है। ठीक है, दिस इज़ इट। यही मैंने उस चंदन वर्सेस स्टेट के थ्रू बताने की कोशिश की है और इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। तो सिंपल एज दैट कि जब हम मोटिव की बात कर रहे हैं, जब डायरेक्ट एविडेंस है अपने पास, तो कोर्ट तो ऑलरेडी समझ गया ना, कोर्ट तो क्या बोलते हैं कन्विंस हो गए हैं, तो उस केस में तो आप मोटिव को दिखाएं ना दिखाएं एक ही बात है। बट मोटिव का रोल कब आता है? जब हमारी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बात आती है। तो एसेंशियल्स ऑफ क्राइम में हमारा एक्टिस रियस एंड मेंस रिया है, मोटिव हैज़ नो प्लेस इन इट, इट इज़ नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट एट ऑल। बट मोटिव जो है हमारा वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कि एक चीज़ और समझनी है आपको, अगर पूरा का पूरा सर्कमस्टेंशियल केस सिर्फ मोटिव पे डिपेंडेंट है, however if the entire case is based upon only and only circumstantial case, अगर हमारा पूरा का पूरा केस है उसमें कोई डायरेक्ट एविडेंस ही नहीं है, हमारा पूरा केस रिलाई करता है एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की तरफ, ठीक है, कि हमारे पास छोटे छोटे बहुत फैक्ट्स हैं, हम उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें से हमें एक कड़ी मिल जाती है मोटिव की, तो भाई वो एक कंप्लीट स्टोरी हो गई है। नाउ इट इज़ कंप्लीट स्टोरी, ठीक है। तो तब हम मोटिव को एक रेलिवेंट फैक्ट मान लेंगे और ये एक एसेंशियल लिंक की तरह काम आएगा हमारे चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस में। एंड हेयर मोटिव इज़ रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड इन ऑर्डर टू सिक्योर कन्विक्शन। और अगर इन बीच में इन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बीच में एक फैक्ट हमें मोटिव का भी मिल जाता है ना, तो ये मान के चलो कि हम अच्छे खासा एक साइड पे हैं कि हमारे फेवर में केस है और हम एक्यूज को सज़ा दिलवा सकते हैं। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आज थोड़ा लंबा सेशन हो गया बट मुझे ऐसा लगा कि हमें ये सब चीज़ें साथ में ही पढ़ लेनी चाहिए। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है, हमने 2 ही सेक्शंस पढ़े हैं, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6, जो कि हमारे पार्ट 2 रेलिवेंट फैक्ट्स के अंदर कैटेगरी नंबर 1 चल रही है, क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स। क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स में हमने कल पढ़ा था, परसों पहले हमने पढ़ा था सेक्शन 3, जो कि डिक्लेरेटरी प्रोविज़न है। तो हम क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट स्टार्ट मानते हैं 4 से 14 में। तो हमने सेक्शन 4 कर लिया है, सेक्शन 5 एंड 6 आज कर लिया है, ठीक है। हमारी 2 कैटेगरीज़ कनेक्टेड फैक्ट्स के अंदर कवर हो चुकी है। अब जो हम नेक्स्ट क्लास लेंगे, हमारा लेक्चर नंबर यानी कि 8 जो होगा, उसमें हम लोग सेक्शन 7 ऑनवर्ड्स करेंगे। अब जितने भी हों वो हम कल की कल देखेंगे, कोई रश नहीं है, आराम से ही करेंगे। बट हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हमारे सेक्शन 7 ऑनवर्ड्स, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं एंड आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। एंड प्लीज़ कीप ऑन रिवाइजिंग द थिंग्स, अदरवाइज सब कुछ मिक्स हो जाएगा। जस्ट कीप रिवाइजिंग द थिंग्स जो भी आप नोट्स बना रहे हैं, एंड साथ साथ बियर एक्ट रिविजन प्लस, जैसे आज हमने सेक्शन 6 पढ़ा, देयर आर मल्टीपल इलस्ट्रेशंस। अब एक एक पढ़ाना सेम बात आपके लिए भी बोरिंग हो जाएगा, मेरे लिए भी, और बहुत टाइम वेस्ट भी होगा। तो उससे बेटर है मैं मेन आपको पढ़ा देती हूँ, जो मुझे लगता है कि थोड़ी टेक्निकल है, आपको समझ नहीं आएंगी। बट जो बाकी की है ना, एक बार उसकी रीडिंग ज़रूर लेना, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में एक पैटर्न बन गया है, डायरेक्टली इलस्ट्रेशन के थ्रू पूछ लेते हैं कि ये इलस्ट्रेशन कौन से प्रोविज़न की, आपको तभी पता होंगी जब आप बार बार रीड करेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल। और आप बस पढ़ते रहिए एंड हम लोग अब अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बाय बाय।